आज की आई बुक का मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। दोस्तों, इस आई बुक में नेटफ्लिक्स दुनिया का जाना माना और लोकप्रिय ओटीटी, ओटीटी का मतलब होता है ऑन द टॉप, ऑन द टॉप यानी ओटीटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया और उसकी शुरुआत से सफलता तक विस्तार से मैंने उल्लेख किया है इस बुक में। और हर चैप्टर में अलग अलग पहलू पर मैंने बात की है, जिसमें 12 के चैप्टर है, अलग अलग माइलस्टोन, इनोवेशन और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, नेटफ्लिक्स की स्थापना, डीवीडी के रेंटल का युग था उस समय, 1997 से साल 2000 तक का कालखंड, इसको मैंने पहले चैप्टर में कवर किया है नेटफ्लिक्स के बारे में। तो साल 1997 में जब इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक्सपेंशन कर रही थी, तो दो एंटरप्रेन्योर रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने कैलिफोर्निया के लॉस गाटोस में एक ऐसी कंपनी की फाउंडेशन रखी जो बाद में पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, तो इस कंपनी का नाम था नेटफ्लिक्स। उस समय डीवीडी, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसको कहा जा रहा है डीवीडी, मनोरंजन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी उस समय 1997 में। और उस समय पारंपरिक वीडियो, पारंपरिक जो मैन्युअली होते हैं वो वीडियो रेंटल स्टोर जहां पर डीवीडी मिलती थी, जैसे कि ब्लॉकबस्टर, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट मार्केट में हावी थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने एक अभिनव दृष्टिकोण के साथ इस बाजार में एंट्री की, जिसमें कस्टमर के लिए सुविधा, सहूलियत और इनोवेशन को प्रायोरिटी दी गई। अब ये हमारा चैप्टर पहला, नेटफ्लिक्स की स्थापना, इसके प्रारंभिक मॉडल और इसकी शुरुआती बाधाओं की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं हम। तो पहला शुरू करते हैं मुद्दा, नेटफ्लिक्स की प्रेरणादायक स्थापना। रीड हेस्टिंग्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एंटरप्रेन्योर भी थे, जिन्होंने अपनी पिछली कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर नाम की, उसको $750 मिलियन में बेच दिया था। वहां से उनको नेटफ्लिक्स कंपनी बनाने की प्रेरणा मिली थी। अब एक लोकप्रिय कहानी है, उसके मुताबिक रीड हेस्टिंग्स को ब्लॉकबस्टर की अपोलो 30 कोई मूवी हुई होगी, उसकी डीवीडी उन्होंने रेंट पर ली थी। जो उन्होंने रेंट पर ली थी उसको देर से वापस करने पर $40 का जुर्माना देना पड़ा था ब्लॉकबस्टर को। उनके इस खराब अनुभव ने उन्हें एक ऐसी सर्विस शुरू करने के लिए इंस्पायर किया जो पारंपरिक रेंटल स्टोर थे उस वक्त, उसकी असुविधाओं जैसे देर से लौटाने पर जुर्माना और सीमित ऑप्शन को खत्म कर सके, ऐसी एक सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया रीड हेस्टिंग्स को इस $40 के जुर्माने ने। अब दूसरे को फाउंडर थे मार्क रैंडोल्फ, एक विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग एक्सपर्ट थे मार्क रैंडोल्फ, जिन्होंने इस आइडिया को हकीकत रूप देने में रीड हेस्टिंग्स का साथ दिया था। और दोनों ने मिलकर नेटफ्लिक्स कंपनी की स्थापना 19 अगस्त 1997 को की थी। अब नेटफ्लिक्स की शुरुआत एक डीवीडी बाय मेल, जो डाक आते हैं ना, उसके जरिए सर्विस देने के रूप में शुरू हुई थी। तो यूजर्स उस समय नेटफ्लिक्स कंपनी की वेबसाइट पर डीवीडी को चयन कर सकते थे और डीवीडी को डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनके घर तक भेजी जाती थी। ऐसी उन्होंने शुरुआत की, सर्विस की। अब यूजर्स डीवीडी देखने के बाद इसे मुफ्त में यथावत वापस भेज भी सकते थे। तो ये मॉडल उस समय के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, बदलाव का था। और बदलाव यहां से आते ही, जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, इस तरह से उन्होंने सर्विस अपनी शुरू की। क्योंकि ये यूजर को स्टोर में जाने की आवश्यकता के बिना घर से ही फिल्में चुनने की सुविधा देता था। अब कैसे क्या वो सब कुछ आगे जानते हैं। नेटफ्लिक्स ने शुरू में प्रति डीवीडी और डीवीडी किराए पर शुल्क लिया, रेंट देने पर चार्ज लिया उन कस्टमर से, जिसमें डाक से भेजने की उन्होंने एक एडवांस सुविधा उस वक्त दी थी। तो उसकी जो लागत आती थी वो भी कस्टमर से ली जाती थी। और कस्टमर की सुविधा के लिए उन्होंने ऑनलाइन डीवीडी देने की सुविधा सर्विस शुरू की थी रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने, नेटफ्लिक्स के को फाउंडर्स ने। अब नेटफ्लिक्स का क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैंने कहा ना कि हर पहलू पर, हर चैप्टर में हर पहलू को मैंने अलग अलग डिवाइड कर करके अच्छे से इस बुक में नेटफ्लिक्स की स्टोरी को कवर किया है अच्छे से।
तो साल 1997 से 1999 तक नेटफ्लिक्स ने एक मासिक यानी मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया, जो यूजर्स को एक सर्टेन यानी निश्चित मंथली चार्ज पर अनलिमिटेड डीवीडी किराए पर लेने की अच्छी सर्विस देता था। मंथली महीने के एक मंथली शुल्क पर सर्टेन इनका चार्ज होता था कि इतना आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा हमको, और आप एक महीने में जितनी चाहो उतनी डीवीडी किराए पर ले सकते हो, बार बार आपको भुगतान नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है। तो ये अच्छी सर्विस देता है, लेकिन शर्त ये थी उसमें भी कि कस्टमर एक साथ केवल 3 डीवीडी अपने पास रख सकता था। एक साथ 3 डीवीडी यानी रात में वो 3 फिल्में देख सकता था, फिर दूसरे दिन दूसरी मंगवा सकता था। ये महीने का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल था, रेंट पर लेने का। महीने का पूरा शुल्क दिया, अब पूरे महीने आप जितनी चाहो उतनी डीवीडी ले सकते थे उस वक्त कस्टमर। ये नेटफ्लिक्स ने एक अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया था उस समय। तो कंपनी के इस मॉडल ने देर से जो शुल्क लिया जाता था, देर से लौटाने पर, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया दोस्तों। जो ब्लॉकबस्टर का तत्कालीन उस समय का बड़े सर्विस प्रोवाइडर थे ब्लॉकबस्टर, तो उनके लिए एक बड़ा इनकम सोर्स था चार्ज वसूलना। जब देर से लौटाते थे तो चार्ज लेते थे वो लोग, और वहां से उनको इनकम मिलती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स के इस इनोवेशन में, जहां उन्होंने वापस भेजने की पर कोई निःशुल्क, बिल्कुल कोई चार्ज भी नहीं लिया, मुफ्त में घर तक भेजी जाती थी डीवीडी, और यथावत वापस भी ली जाती थी, और कस्टमर को कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ता था। ये था इनोवेशन। इनोवेशन दोस्तों ऐसे होते हैं। तो नेटफ्लिक्स के इस इनोवेशन ने कस्टमर को आकर्षित बहुत किया, क्योंकि ये लागत में थोड़ा प्रभावी था, लागत कम आती थी और सुविधाजनक था कस्टमर के लिए भी, कंपनी के लिए भी। अब नेटफ्लिक्स ने अपनी वेबसाइट भी बनाई, तो उस पर यूजर फ्रेंडली उन्होंने वेबसाइट बनाई, और उसने एक डीवीडी रिकमेंडेशन सिस्टम शुरू किया, जो डीवीडी को रेकमेंड करता था कि आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, देख सकते हो, आप रेंट पर ले सकते हो। जो यूजर्स की पसंद के आधार पर फिल्मों का सुझाव देती थी, रेकमेंडेशन करती थी। अब कंपनी की ये सिस्टम जो बाद में डेटा एनालिटिक्स द्वारा और ज्यादा बेहतर हुई, और यही यूनिकनेस नेटफ्लिक्स की भविष्य की जो सफलता आज उसको मिली, उसका आधार बनी, उसका बेस बनी, यही यूनिकनेस। दोस्तों, कंपटीशन का मतलब होता है कस्टमर की तकलीफों से लड़ना। बबल वाले जो हमारी कंपटीशन में दूसरी कंपनी है, उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। कस्टमर की तकलीफ से लड़ो बस। यहाँ से इनोवेशन भी होंगे, और जो मैं हजारों बुक लेकर आता हूँ, तो मैं ये बिजनेस एनवायरमेंट पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेंट लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, जिसमें स्टार्टअप कंपनियों की बुक्स शामिल होंगी, स्ट्रेटेजी जिसमें आपको सीखने को मिलेंगी, और आपको बिजनेस का एक वातावरण मिलेगा, और आप भी बिजनेस कर सकते हो। तो दूसरा मुद्दा है कंपनी की शुरुआती मुश्किलें। साल 2000 आया, साल 2000, तो वहां तक नेटफ्लिक्स के पास 3 लाख कस्टमर हो चुके थे, जो उस समय के लिए एक उल्लेखनीय बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन फिर भी कंपनी को गंभीर सीरियस फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब डीवीडी की खरीद, डाक सेवाओं की लागत और सर्वर का रख रखाव, इन सभी मुश्किलों ने कंपनी के संसाधनों पर दबाव डाला। संसाधन में उनके कर्मचारी भी आ जाते हैं, उनका पूरा का पूरा सर्विस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, सब कुछ दबाव पड़ा। रख रखाव करना, सर्वर का, डाक सेवाओं की लागत देनी पड़ती थी, तो दूसरी चीज डीवीडी खरीदनी भी पड़ती थी। इन सभी बाधाओं का सामना करना पड़ा। अब साल 1999 के इंटरनेट बुलबुले के फटने से इन्वेस्टर्स का विश्वास कम हो गया स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे नेटफ्लिक्स के लिए पैसे जुटाना अब मुश्किल हो गया। मौके पर जब पैसे की जरूरत थी, तब इंटरनेट बुलबुले फट गया था। वो .com बबल का फटना हुआ था ना, कोई हुआ होगा, उसकी मैं अलग एक आई बुक लेकर आऊंगा। तो उसके कारण नेटफ्लिक्स जो उस वक्त स्टार्टअप था, उनको पैसे जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, आपको लगा होगा कि नेटफ्लिक्स ने इतनी इनोवेटिव सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया था, तो नेटफ्लिक्स बहुत पैसे भी कमाती होंगी, प्रॉफिट भी कमाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। नेटफ्लिक्स अभी तक प्रॉफिट में नहीं थी, और इसके ऑपरेशनल जो घाटे थे, उसने इसके भविष्य पर सवाल भी उठा लिए। इसके बावजूद रीड हेस्टिंग्स और मार्क और रैंडोल्फ ने हार नहीं मान ली। दृढ़ता बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज में। प्रॉब्लम को ही अपना टर्निंग पॉइंट बनाना है दोस्तों, हर चीज को।
हर आपदा को अवसर में तब्दील करने की कला आपको सीखने को मिलेंगी मेरी इस हजारों कंपनियों की बुक्स में से। तो उन्होंने क्या किया कि हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसमें रिफॉर्म्स किया और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी कि कंज्यूमर को सहूलियत देनी है हमें। अब नेटफ्लिक्स ने डाक वाले सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली बना दिया ताकि डीवीडी तेजी से कस्टमर तक पहुंच पाए। अब इस दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई और सिलिकॉन वैली में अच्छे टैलेंट को कंपनी ने आकर्षित किया। अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड कर्मचारी थे उनको आकर्षित किया। इस प्रारंभिक स्टेज में, शुरुआती स्टेज में नेटफ्लिक्स ने फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रायोरिटी दी, जिसने कंपनी को अगले दशक में पूरी दुनिया की स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन की ओर ले जाने में सक्षम बनाया। इन्हीं सारी चीजों ने कंपनी को स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में भविष्य में आगे ले जाने में सक्षम बनाया, इन्हीं सारी चीजों ने। अब इस चैप्टर का हम थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, अमृत रस निकालते हैं। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की फाउंडेशन एक साहसिक दृष्टिकोण था और साहसिक दृष्टिकोण का परिणाम थी नेटफ्लिक्स, जिसने पारंपरिक वीडियो रेंटल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जो पारंपरिक पुराना था, रूढ़िवादी था, उस वीडियो रेंटल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। अब कंपनी ने डीवीडी बाय मेल यानी मेल के थ्रू डीवीडी भेजने की सुविधा और मासिक मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल में कस्टमर के लिए सुविधा और मूल्य भी प्रदान किया, वो क्या कहते हैं, सहूलियत भी प्रदान की। लेकिन फाइनेंस और संचालन, कंपनी का ऑपरेशनल की मुश्किलों ने कंपनी के विजन को साकार करने में थोड़ी बाधा भी डाली शुरुआत में। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। मुश्किलें तो आती है लेकिन हार नहीं माननी, रास्ता अपने आप मिल जाता है दोस्तों। तो इस प्रारंभिक शुरुआती स्टेज में नेटफ्लिक्स की भविष्य की सफलता की नींव रखी थी। इसी स्टेज में वो लोग, इसी स्टेज में इन्हीं मुश्किलों में अड़े रहे, डटे रहे, इसी के कारण आज नेटफ्लिक्स जो है वो है। तो नेटफ्लिक्स की प्रारंभिक शुरुआत और वो सब कुछ अगले अध्याय में और थोड़ा स्पष्ट होगा अगले चैप्टर में, जब कंपनी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के साथ टकराव करेगी और स्ट्रीमिंग के युग की और आगे बढ़ेगी। तो अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर का मैंने नाम दिया है ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अब सोचो, आज नेटफ्लिक्स कहां पर है और ब्लॉकबस्टर कहां गायब हो गया पता भी नहीं। तो इस चैप्टर में मैंने साल 2000 से 2006 तक का कालखंड को, अवधि को कवर किया है। तो नेटफ्लिक्स ने 1997 में अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस के साथ मनोरंजन उद्योग में एक साहसिक शुरुआत की थी, जो मैंने आगे बताया। लेकिन साल 2000 के दशक की शुरुआत में कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस, बिल्कुल तीव्र प्रतिस्पर्धा और संचालन की जटिलताओं ने नेटफ्लिक्स के भविष्य पर सवाल उठाए। इस दौरान कंपनी ने ब्लॉकबस्टर, जो उस समय मनोरंजन के बाजार में हावी था, उसके साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसने इसके दृढ़ संकल्पी विजन को और मजबूत कर दिया। नेटफ्लिक्स के दृढ़ संकल्पी विजन को और मजबूत कर दिया। ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर, नेटफ्लिक्स के प्रारंभिक संघर्ष, ब्लॉकबस्टर के साथ डील फेलियर और इसकी पहली प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी को उजागर करता है, जिसने इसकी भविष्य की सफलता का आधार तैयार किया था। तो अब कंपनी की फाइनेंस और संचालन की मुश्किलें, इस पर थोड़ा बात करते हैं। साल 2000 तक नेटफ्लिक्स के पास 3 लाख कस्टमर थे दोस्तों। ये अचीवमेंट उस समय के लिए बाजार में प्रभावशाली था, लेकिन फिर भी कंपनी को गंभीर फाइनेंशियल दबाव का सामना करना पड़ा था। अब साल 1999 के इंटरनेट बबल के फटने की घटना ने इन्वेस्टर्स का विश्वास भी कम कर दिया था मौके पर, जिससे पैसे जुटाना अब कंपनी के लिए मुश्किल हो गया। डीवीडी की खरीदी, डाक सेवाओं की लागत और सर्वर की रखरखाव ने कंपनी के संसाधन और सामर्थ्य को तनाव में डाल दिया। अब दोस्तों, साल 2000 में नेटफ्लिक्स का एनुअल लॉस, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लॉस $57 मिलियन था साल 2000 में, और इसके पास केवल कुछ महीनों का कैश भंडार बचा था। अब फाउंडर्स रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ को कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा इस दौरान, इस कंडीशन में।
जिसने कंपनी की संस्कृति और मनोबल को गहराई से प्रभावित किया था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर जैसे स्थापित प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। ब्लॉकबस्टर के पास 7,000 से भी ज्यादा स्टोर और लाखों की तादाद में कस्टमर थे और उस समय यही नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब नेटफ्लिक्स का मासिक जो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल था, जिसमें देर से लौटाने पर जुर्माना होता था, उसको खत्म कर दिया था और कस्टमर को निरंतर वो मॉडल आकर्षित कर रहा था। लेकिन ये ब्लॉकबस्टर के विशाल बाजार हिस्सेदारी को तुरंत प्रभावित नहीं कर सका। तो अब ब्लॉकबस्टर के प्रस्ताव के मुद्दे पर बात करें तो साल 2000 में नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नाजुक थी कि रीड हेस्टिंग्स ने कंपनी को बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। क्या किया कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियो को उनसे मुलाकात की और सामने से जाकर नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन में बेचने का प्रस्ताव रखा उन्होंने, रीड हेस्टिंग्स ने, जो फाउंडर थे नेटफ्लिक्स के। अब इस डील के तहत नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर की ऑनलाइन ब्रांच के रूप में काम करता था, जबकि ब्लॉकबस्टर अपने भौतिक जो रियल स्टोर होते हैं उसको संचालित करता था। लेकिन बाद में ब्लॉकबस्टर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये मानते हुए कि ऑनलाइन डीवीडी रेंटल एक छोटा मार्केट है। ऐसा कहते हुए उन्होंने नेटफ्लिक्स का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यही निर्णय दोस्तों, आप सोचो, यही निर्णय बाद में ब्लॉकबस्टर जैसे बड़े खिलाड़ी के पतन का कारण बनता है, पर नेटफ्लिक्स कहीं से कहीं पहुंच जाती है। जबकि नेटफ्लिक्स के लिए यही निर्णय महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। अब एक पॉइंट दूसरा है कि इस चैप्टर का कि नेटफ्लिक्स के इनोवेशन और डेवलपमेंट। तो ब्लॉकबस्टर के उन्होंने जो इनकार किया, उसने नेटफ्लिक्स को आत्मनिर्भर बनने के लिए इंस्पायर किया और मजबूर भी किया। कंपनी ने अपने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर एक्सपीरियंस में रिफॉर्म्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वहीं साल 2000 में नेटफ्लिक्स ने सिनेमैच नाम का एक रिकमेंडेशन सिस्टम शुरू किया था, जो डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके यूजर की पसंद के आधार पर फिल्मों का सुझाव देता था, रेकमेंड करता था। तो नेटफ्लिक्स की इस सिस्टम ने ग्राहक संतुष्टि और वफादारी को बढ़ाया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने डाक वाली जो सिस्टम थी उसको भी थोड़ा एडवांस कर दिया, जिससे डीवीडी डिलीवरी का समय कम हुआ। अब साल 2002 आया, तो साल 2002 में नेटफ्लिक्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लॉन्च किया, जिसने $82.5 मिलियन जुटाए। इन पैसों का कंपनी ने अपने डीवीडी इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों को एक्सपेंड करने में इन्वेस्टमेंट किया। साल 2005 तक नेटफ्लिक्स के 4.2 मिलियन कस्टमर हो चुके थे दोस्तों, और नेटफ्लिक्स ने पहली बार प्रॉफिट कमाया। अब तक कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया था, जिसमें $6.5 मिलियन का शुद्ध प्रॉफिट मुनाफा शामिल था 2005 में। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी की कामयाबी को भी दर्शाता है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर के कंक्लूजन पर। तो साल 2000 से 2006 तक, इस अवधि में, इस कालखंड तक नेटफ्लिक्स के लिए मुश्किलों और अवसरों दोनों का समय था। फाइनेंशियल क्राइसिस और ब्लॉकबस्टर के इनकार ने कंपनी के संकल्प का परीक्षण किया, लेकिन रिकमेंडेशन सिस्टम और आईपीओ जैसे इनोवेशन ने कंपनी को मजबूत भी बनाया। अब ये साल 2000 से 2006 तक का कालखंड था, नेटफ्लिक्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना, जो इसे वीडियो स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन की ओर ले गया। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत कैसे हुई और नेटफ्लिक्स के वैश्विक पूरी दुनिया पर प्रभाव की कहानी का पता लगाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका मैंने नाम दिया है नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत और समय 2007 से 2010 तक का। नेटफ्लिक्स ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस के साथ एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली थी, लेकिन 2007 में कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी वर्ष नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की, जो डीवीडी किराए के साथ साथ ऑनलाइन फिल्म देखने की सुविधा भी प्रदान करती थी। ये कदम उस समय के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कस्टमर के व्यवहार में बदलाव के अनुरूप था और उल्लेखनीय भी था। तो ये चैप्टर 3 नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत, इसकी प्रारंभिक मुसीबतें, मुश्किलें और वैश्विक यानी पूरी दुनिया में एक्सपेंशन की दिशा में एक शुरुआती कदमों की
कहानी को उजागर करता है हमारा ये तीसरा चैप्टर। तो मुद्दा जानते हैं नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत। साल 2007 में जब ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड और ज्यादा पहुंच बढ़ रही थी तो नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। ये सर्विस कस्टमर को डीवीडी रेंट के साथ साथ नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन मूवी, फिल्में और टीवी शो देखने की सुविधा देती थी, जो उस समय रिवॉल्यूशनरी था। जैसे शुरू में स्ट्रीमिंग सर्विस मॉडल मौजूदा जो डीवीडी कस्टमर के लिए मुफ्त थी और इसे वॉच नाउ फीचर के रूप में पेश किया गया था। उस समय नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी में केवल 1000 शीर्षक यानी सिर्फ 1000 कंटेंट शामिल थे, जो इसकी 70,000 डीवीडी की तुलना में कुछ नहीं था दोस्तों। लेकिन यह कदम भविष्य को देखकर उठाया गया था, ऐसे वैसे नहीं। खासकर डिजिटल फिल्मों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस को लागू करने में कई टेक्निकल मुसीबतें आई। स्ट्रीमिंग के लिए हाई बैंडविड्थ और विश्वसनीय सर्वर की आवश्यकता थी। नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में CDN कहा जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, जो बाद में ओपन कनेक्ट के रूप में जाना गया। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सुनिश्चित करता था कि वीडियो तेजी से और बिना रुकावट के स्ट्रीम हो पाए, क्योंकि फिल्म देख रहा है बंदा और बीच में रुक जाती है तो फिर मजा नहीं आता है, इसलिए उन्होंने उस पर फोकस किया। अब इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने अपनी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को कस्टमर की सहूलियत के लिए सरल और सहज बनाया, जिसने कस्टमर को ज्यादा आकर्षित कर दिया। अब सामग्री की पार्टनरशिप और लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी को बड़ी करने के लिए कंपनी ने प्रमुख स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप की। साल 2008 में नेटफ्लिक्स ने स्टार्स एंटरटेनमेंट के साथ एक समझौता किया, एक डील की, जिसमें 2500 से अधिक मूवी और टीवी शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कराए। उनकी इस पार्टनरशिप में स्पाइडरमैन 3 और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी लोकप्रिय फिल्में नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में जोड़ी गई। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने डिज्नी, पैरामाउंट और MGM जैसे स्टूडियो के साथ लाइसेंसिंग डील किए। इन डील्स ने स्ट्रीमिंग सर्विस को और भी आकर्षक बनाया, लेकिन सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हाई लेवल की कॉस्ट यानी हाई लेवल की लागत चुकानी पड़ी थी। साल 2010 तक नेटफ्लिक्स ने सामग्री लाइसेंसिंग पर 200 मिलियन यानी $2 बिलियन खर्च किए। अब जानते हैं थोड़ा नेटफ्लिक्स के वैश्विक एक्सपेंशन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में। तो साल 2010 में नेटफ्लिक्स ने अपने पहले इंटरनेशनल एक्सपेंशन की शुरुआत की और सबसे पहले कनाडा में स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की थी उन्होंने। ये कदम कंपनी के वैश्विक दृष्टिकोण, विश्व स्तरीय विजन का पहला संकेत था, सिग्नल था और शुरुआत की थी उन्होंने। कनाडा में नेटफ्लिक्स ने केवल स्ट्रीमिंग मॉडल को ही अपनाया, वो डीवीडी बाय मेल वाला उन्होंने नहीं अपनाया था, क्योंकि डीवीडी बाय मेल सर्विस देने में अब सहूलियत नहीं थी। इस कदम ने कैनेडियन कस्टमर को भी आकर्षित किया और साल 2011 तक नेटफ्लिक्स के कनाडा में 1 मिलियन कस्टमर हो चुके थे दोस्तों। इस सक्सेस ने नेटफ्लिक्स की लैटिन अमेरिका और यूरोप में एक्सपेंशन की योजना को गति दी। अब एक मुद्दा जानते हैं नेटफ्लिक्स के कस्टमर की बढ़ोतरी और प्रभाव के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो साल 2007 से लेकर 2010 तक नेटफ्लिक्स की कस्टमर संख्या तेजी से बढ़ने लगी। साल 2007 तक कंपनी में कुल 7.5 मिलियन कस्टमर थे कंपनी के नेटफ्लिक्स के, जो 2010 तक बढ़कर 20 मिलियन हो गए। इस कस्टमर की बढ़ोतरी का क्रेडिट इस बढ़ोतरी का क्रेडिट कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस की सुविधा और बढ़ती इंटरनेट पहुंच को जाता है दोस्तों नेटफ्लिक्स ने बिंज वॉचिंग कल्चर को बढ़ावा दिया, क्योंकि यूजर्स अब एक साथ कई फिल्म या कई एपिसोड देख सकते थे। साल 2010 में कंपनी की एनुअल इनकम की मैं बात कर रहा हूं 2.2 बिलियन डॉलर थी, जिसमें से $161 मिलियन का शुद्ध प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। अब एक मुद्दा ये यहाँ पर ये है कि नेटफ्लिक्स के लिए मुश्किलें कितनी थी, तो बावजूद इसके सबके बावजूद स्ट्रीमिंग की शुरुआत मुसीबतों से मुक्त नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कंटेंट को लाइसेंसिंग करवाने के लिए कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी, हाई लेवल की कॉस्ट होती थी, तो इसने कंपनी के मुनाफे पर प्रॉफिट पर दबाव डाला। इसके अलावा कुछ यूजर्स अभी भी डीवीडी को पसंद करते थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी लिमिटेड थी उस वक्त। दूसरी ओर कंपटीशन भी बढ़ रही थी,
क्योंकि अमेजोन और हुलू जैसी कंपनियां अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू कर रही थी, फिर भी नेटफ्लिक्स ने अपनी टेक्नोलॉजी और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर ध्यान केंद्रित रखा। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं। तो साल 2007 में स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत नेटफ्लिक्स की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था, जो कंपनी को डीवीडी रेंटल से डिजिटल मनोरंजन की ओर ले गई और बाद में वैश्विक यानी पूरी दुनिया में एक्सपेंशन का मार्ग आसान हो गया। अब अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, उसके उदय और इसकी सामग्री स्ट्रेटेजी की कहानी का पता लगाएंगे। तो दोस्तों चौथा चैप्टर जिसका मैंने नाम दिया है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का उदय, समय था 2011 से 2015। साल 2011 तक नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स अभी भी लाइसेंसिंग वाली सामग्री कंटेंट पर निर्भर थी, जो महंगी भी थी और अस्थायी भी थी। अब कंपनी ने इस निर्भरता को कम करने के लिए और अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। मूल सामग्री यानी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का निर्माण शुरू किया गया। साल 2013 में हाउस ऑफ कार्ड्स की रिलीज ने स्ट्रीमिंग कंटेंट की गुणवत्ता को फिर से परिभाषित किया। अब ये चैप्टर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के उदय, डेटा ड्राइवन स्ट्रेटेजी और इस कालखंड में, इस अवधि में कंपनी के विकास की कहानी को उजागर करेंगे हम, जो इसे वैश्विक पूरी दुनिया का एंटरटेनमेंट जायंट कंपनी की ओर ले गया। तो अब मुद्दे पर बात करते हैं नेटफ्लिक्स की मूल सामग्री की शुरुआत यानी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का उदय। तो साल 2011 में नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली मूल सीरीज खुद की लिली हैमर का अनाउंसमेंट किया, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। दोस्तों ये एक नॉर्वेजियन अमेरिकन ड्रामा था, जो अपने आप में एक छोटे बजट का प्रोजेक्ट था, लेकिन असली इंकलाब, असली क्रांति 2013 में हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ आई। इस पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें केविन स्पेसी और रॉबिन राइट ने अभिनय किया और उसको $100 मिलियन के यानी $1 बिलियन के बजट के साथ बनाया गया था। वैसे नेटफ्लिक्स ने डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना तय किया था, जिसमें पता चला कि दर्शक यानी उनका ऑडियंस पॉलिटिकल ड्रामा और डेविड फिंचर जो एक डायरेक्टर थे इस वक्त, उनके प्रशंसक थे, बहुत अच्छे प्रशंसक थे। हाउस ऑफ कार्ड्स के सभी 13 एपिसोड एक साथ रिलीज किए गए, जिसने बिंज वॉचिंग के कल्चर को लोकप्रिय बना दिया। अब हाउस ऑफ कार्ड्स ने 2013 में 3 एमी अवार्ड्स जीते, जो स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए पहली बार था। दोस्तों स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए, फिल्मों को तो मिलता था लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विस में पहली बार था। कुल मिलाकर इस सफलता ने नेटफ्लिक्स कंपनी को मूल सामग्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। साल 2013 में कंपनी ने ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक लॉन्च किया, जो एक जेल का ड्रामा था और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित था। इस स्ट्रीमिंग शो ने सभी दर्शकों को आकर्षित किया और आलोचकों की भी प्रशंसा हासिल कर ली। अब नजर डालते हैं नेटफ्लिक्स की डेटा ड्राइवन स्ट्रेटेजी यानी दर्शक। अब डिटेल में जानते हैं नेटफ्लिक्स की बेसिक कंटेंट स्ट्रेटेजी जो थी डेटा एनालिटिक्स पर आधारित थी। दोस्तों कंपनी ने दर्शकों के देखने के पैटर्न, जैसे कि वे कब रुकते हैं, कब रिवाइंड करते हैं और कब सीरीज को छोड़ते हैं, उसका गहराई से विश्लेषण किया और अध्ययन किया और कस्टमर के रुझानों को, रुख को समझा, उनके दिल की भावनाओं को समझा कि ये लोग कैसा कंटेंट चाहते हैं। तो इन डेटा ने नेटफ्लिक्स को ये समझने में मदद की कि दर्शक किस तरह की कहानियां, किस तरह की शैली और किस तरह के अभिनेता यानी किस तरह के नायक पसंद करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स का। उसका चयन इसलिए किया गया क्योंकि डेटा ने दिखाया कि द वेस्ट विंग और ब्रिटिश हाउस ऑफ कार्ड्स के प्रशंसक नेटफ्लिक्स पर अभी भी एक्टिव थे और उसी में इंटरेस्ट ले रहे थे, और इन डेटा के कारण उनको पता चला कि इस प्रकार का बनाना चाहिए जो चलेगा और प्रॉफिट कमाएगा। अब इस डेटा ड्राइवन विजन उनका दृष्टिकोण जिसने जोखिम को कम कर दिया और सामग्री की सफलता की संभावना भी बढ़ाई, क्योंकि ये डेटा से पता चलता था कि कस्टमर किस प्रकार की कंटेंट चाहता है। साल 2015 तक नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल, नार्कोस और मेकिंग अ मर्डरर जैसे विविध ओरिजिनल सिनेमा अपने खुद के लॉन्च किए। इन वीडियो शो ने न केवल दर्शकों को आकर्षित किया बल्कि नेटफ्लिक्स को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। साल 2015 में कंपनी ने $3.2 बिलियन सामग्री पर खर्च किए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा
ओरिजिनल यानी उनके खुद के कंटेंट पर इन्वेस्टमेंट किया गया था। अब दोस्तों नेटफ्लिक्स के कस्टमर और विश्व स्तरीय एक्सपेंशन, उस मुद्दे पर बात करें तो नेटफ्लिक्स की मूल सामग्री ने कंपनी की कस्टमर संख्या को तेजी से बढ़ाया। साल 2011 में कंपनी के 23.5 मिलियन कस्टमर थे, जो 2015 तक बढ़कर 74.7 मिलियन हो गए। दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हुई आप सोचो। इस कालखंड में, इस अवधि में नेटफ्लिक्स ने लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया में एक्सपेंशन किया। साल 2014 में कंपनी ने फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सर्विसेज शुरू की। अब नेटफ्लिक्स की मूल सामग्री ने वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने में बहुत मदद की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये लोकल कल्चर की बाधाओं को पार कर सकती थी। अब नेटफ्लिक्स की मुश्किल है दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करें तो कंपनी के मूल सामग्री में इन्वेस्टमेंट के बावजूद नेटफ्लिक्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। साल 2011 में कंपनी ने अपनी डीवीडी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को अलग करने की कोशिश की, जिसे क्विकस्टर योजना कहा गया था। अब कंपनी के इस निर्णय और सब्सक्रिप्शन कीमतों में बढ़ोतरी ने कस्टमर के भीतर असंतोष पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लाख कस्टमर का नुकसान हुआ। नेटफ्लिक्स ने तुरंत इस योजना को रद्द कर दिया, लेकिन इसने कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया था। इसके अलावा सामग्री लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत और उभरते कंपटीटर्स जैसे उलू, जो उस वक्त उभर रहा था, उसने प्रतिस्पर्धा के पहलू पर दबाव डाला। अब इस चैप्टर का निष्कर्ष निकाले तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का उदय कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ जरूर था। दोस्तों हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, जिसने स्ट्रीमिंग कंटेंट की गुणवत्ता को नया मापदंड दिया कि इस गुणवत्ता पर कंटेंट चलना चाहिए, जबकि डेटा एनालिटिक्स ने स्ट्रेटेजिक निर्णयों को संचालित किया। डेटा एनालिसिस से पता चला कि निर्णय क्या लेना है, हमें किस प्रकार का कंटेंट बनाना है। तो नेटफ्लिक्स के लिए ये अवधि, ये जो मैंने समय बताया, वही चैप्टर शुरू करते वक्त जो मैंने समय बताया, इस कालखंड में कंपनी को एक वैश्विक, पूरी दुनिया का मनोरंजन ब्रांड के रूप में स्थापित करता था। अब अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स के विश्व स्तरीय एक्सपेंशन और लोकल मटेरियल, लोकल सामग्री वाला कंटेंट, उसकी कहानी का पता लगाएंगे। तो अब 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नेटफ्लिक्स का वैश्विक विस्तार, पूरी दुनिया में एक्सपेंशन और लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी, का समय है 2016 से 2018। तो साल 2016 तक नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और मूल सामग्री के साथ पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बना ली थी। लेकिन कंपनी की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थी। जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स ने 130 नए देशों में अपनी सर्विसेज शुरू की, जिससे नेटफ्लिक्स कुल 190 देशों में उपलब्ध हो गया। इस पूरी दुनिया में विस्तार के साथ, एक्सपेंशन के साथ, कंपनी ने लोकल सामग्री और सांस्कृतिक अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि सभी प्रकार के दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। अब ये चैप्टर, ये अध्याय नेटफ्लिक्स के वैश्विक विस्तार यानी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन और लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी और इस समय की मुश्किलों की कहानी को उजागर करेगा, जो इसे एक सच्चा वैश्विक मनोरंजन जायंट बनाता है। तो दोस्तों एक मुद्दा, नेटफ्लिक्स के वैश्विक विस्तार की शुरुआत कैसे हुई थी वो जानते हैं। तो 6 जनवरी 2016 को नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, उसमें उसका अनाउंसमेंट किया कि कंपनी अब 190 देशों में अवेलेबल है, जिसमें भारत, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बाजार है। अब कंपनी का ये विस्तार, ये एक्सपेंशन नेटफ्लिक्स कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसने केवल चाइना, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला और कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया को कवर कर लिया था। अब इस एक्सपेंशन के लिए नेटफ्लिक्स ने अपने ओपन कनेक्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग किया, जिसने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करके स्ट्रीमिंग की क्वालिटी सुनिश्चित कर दी। पहले तो उन्होंने साल 2016 का अंत आया, तब तक नेटफ्लिक्स के 93.8 मिलियन कस्टमर हो गए थे दोस्तों, जिसमें से 47% कस्टमर अमेरिका से बाहर के देशों के थे। इस कस्टमर बेस की वृद्धि यानी बढ़ोतरी ने कंपनी की वैश्विक पहुंच को दर्शाया, लेकिन इसके साथ नई मुश्किलें भी आई, जिम्मेवारियां, मुश्किलें वो भी आई।
तो मैंने एक मुद्दे का उल्लेख किया है, लोकल कंटेंट का महत्व क्या था। तो नेटफ्लिक्स ने समझ लिया कि वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लोकल सामग्री महत्वपूर्ण है। साल 2016 में कंपनी ने लोकल मूल सामग्री की, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और बड़े बाजार भारत में 2018 में नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली भारतीय मूल सीरीज, अपनी खुद की सीरीज स्केर्ड गेम्स लॉन्च की, जो अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने द्वारा डायरेक्टेड की गई थी। ये सीरीज भारतीय और वैश्विक दर्शकों में हिट रही थी। दक्षिण कोरिया में किंगडम, जो 2019 में, जिसने के ड्रामा की लोकप्रियता को बढ़ाया था। अब मैक्सिको में क्लब द क्यूरियस 2015 का, और ब्राजील में 30% 2016, जिसने लोकल ऑडियंस को आकर्षित किया था इन सारी परियोजनाओं ने, इन सारे प्रोजेक्ट में, इन सारे कंटेंट में। अब नेटफ्लिक्स ने मल्टी लैंग्वेज सबटाइटल और भाषा का डबिंग, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया। 2018 तक कंपनी ने 20 से अधिक भाषाओं में कंटेंट को डब किया और सबटाइटल भी प्रदान किए, जिसने नॉन इंग्लिश लैंग्वेज दर्शकों तक पहुंच को आसान बना दिया। अब एक उदाहरण के लिए, नार्कोस को स्पेनिश और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया। इस डबिंग ने, भाषा के डबिंग ने, अनुवाद ने इसे पूरी दुनिया में हिट बना दिया था। तो यहाँ पर एक मुद्दा जानते हैं, नेटफ्लिक्स का फाइनेंशियल और संचालन, यानी संचालन ऑपरेशनल प्रभाव। पूरी दुनिया में एक्सपेंशन और मूल सामग्री ने नेटफ्लिक्स की कस्टमर संख्या को तेजी से दोस्तों बढ़ाया। साल 2018 तक कंपनी के 137 मिलियन कस्टमर हो गए थे दोस्तों, जिसमें से 58% इंटरनेशनल थे। 2018 में नेटफ्लिक्स की एनुअल इनकम, वार्षिक आय की मैं बात करूं तो $15.8 बिलियन थी, जिसमें नेटफ्लिक्स ने $1.2 बिलियन का शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा कमाया था। लेकिन कंटेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ने कंपनी के कर्ज को भी बढ़ाया, जो 2018 में $10.3 बिलियन तक पहुंच गया था। नेटफ्लिक्स ने 2018 में कंटेंट पर $12 बिलियन खर्च किए थे, जिसमें से 85% मूल सामग्री पर खर्च किया गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जानते हैं, नेटफ्लिक्स और मुसीबतें। तो पूरी दुनिया में एक्सपेंशन के साथ कई चुनौतियां, कई मुसीबतें आई। कुछ देशों में जैसे भारत और इंडोनेशिया में कम इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं थी, और हाई इंटरनेट सर्विस चार्ज, इंटरनेट की स्पीड भी धीमी थी, और इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां, वो चार्ज भी ज्यादा देना पड़ता था। शायद भारत में, मुझे याद नहीं, लेकिन उस वक्त 1 GB डेटा के लिए 50 या 150 रुपया देने पड़ते थे। लेकिन आज अनलिमिटेड आप 5G आ गया। अब तो इस प्रकार के फैक्टर ने, जिसमें स्पीड इंटरनेट की और हाई इंटरनेट सर्विस चार्ज ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को सीमित कर दिया। इसके अलावा लोकल नियम और सेंसरशिप, जैसे चाइना में सेंसरशिप के कारण इन्होंने भी समस्याएं पैदा की। उदाहरण के लिए भारत में स्केर्ड गेम्स पर कुछ दृश्यों को लेकर विवाद हुआ था। दूसरी ओर चाइना में नेटफ्लिक्स को सख्त इंटरनेट सेंसरशिप के कारण, यानी वो लोग किसी कंपनी, बाहरी कंपनी को घुसने ही नहीं देते थे, चाइना वाले। यही वो लोग आज भी यही करते हैं, बाहरी कंपनी को घुसने ही नहीं देते, अपने यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। उसको कहा जाता है सेंसरशिप, यानी कंट्रोल करना। इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग दूसरी बाहरी कंपनियों को घुसने ही नहीं देते हैं, अपनी खुद की घरेलू कंपनी बनाते हैं। जैसे कि गूगल के ऑप्शन में उन्होंने बाइडू बनाया, उस तरह टेंसेंट, वो सब कुछ मैं लेकर आई बुक लेकर आऊंगा चाइना की कंपनी के बारे में भी। तो उन्होंने, उसके कारण चाइना में नेटफ्लिक्स को सख्त इंटरनेट सेंसरशिप के कारण प्रवेश नहीं मिल सका था, और उस दौरान कंपटीशन भी बढ़ रही थी, क्योंकि अमेजॉन प्राइम वीडियो और लोकल सर्विसेज जैसे भारत में हॉटस्टार बाजार मार्केट की हिस्सेदारी में के लिए नेटफ्लिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं। साल 2016 से 2018 तक का वैश्विक विस्तार, साल 2016 से 2018 तक का वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन नेटफ्लिक्स की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्टेज था। नेटफ्लिक्स की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्टेज था। लोकल मटेरियल और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ने इसे वैश्विक दर्शकों के लिए प्रासंगिक, रिलेवेंट बना दिया। साल 2018 में नेटफ्लिक्स ने 112 एमी एनरोलमेंट प्राप्त किए, एमी अवार्ड प्राप्त किए, जो इसे पारंपरिक स्टूडियो के समकक्ष खड़ा करता था। अब अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स की डेटा ड्राइवन, डेटा से चलने वाली स्ट्रेटेजी और पर्सनलाइजेशन की पावर, पर्सनलाइजेशन की शक्ति की कहानी का पता लगाते हैं। तो दोस्तों छठे चैप्टर का नाम दिया गया है नेटफ्लिक्स के डेटा और पर्सनलाइजेशन की शक्ति।
डेटा ही सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि उनको पता था कि कस्टमर को क्या पसंद है क्या नापसंद है। इसलिए उस कस्टमर की रुतबे की, कस्टमर की इच्छाओं के अनुसार वो लोग कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेटा होता है। तो वो लोग एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि किस प्रकार की मूवी या टीवी शो चलेगा। तो साल 2010 के दशक तक नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और मूल सामग्री के साथ वैश्विक मनोरंजन उद्योग में अपनी उल्लेखनीय रूप से स्थिति मजबूत कर ली थी दोस्तों। लेकिन इसकी सफलता का एक बड़ा सीक्रेट इसकी डेटा से चलने वाली स्ट्रेटेजी। उनकी स्ट्रेटेजी डेटा से चलती है, डेटा उनके पास आता है और उससे वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक निर्णय लेते हैं और कंटेंट बनाते हैं, खुद की मूल सामग्री बनाते हैं। अब नेटफ्लिक्स ने यूजर्स डेटा का विश्लेषण किया, एनालिसिस करके न केवल पर्सनल एक्सपीरियंस प्रदान किया, बल्कि मटेरियल यानी कंटेंट निर्माण और बिजनेस के निर्णयों को भी एडजस्ट कर दिया। अब ये अध्याय, ये चैप्टर नेटफ्लिक्स की डेटा एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन की शक्ति, इसके टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इसकी स्ट्रेटेजी के प्रभाव की कहानी को उजागर करता है, जो कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धी बाजार से अलग करता है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स के डेटा एनालिटिक्स की फाउंडेशन कैसे रखी गई इसकी बात करें। जैसे नेटफ्लिक्स ने अपनी शुरुआत से ही डेटा का उपयोग शुरू किया था। साल 2000 में इसने सिनेमैच नामक एक सिफारिश प्रणाली यानी रिकमेंडेशन सिस्टम शुरू की थी उन्होंने, जो यूजर्स की फिल्म पसंद के आधार पर सुझाव देती थी, फिल्म का सुझाव देती थी कि आपको ये पसंद हो सकता है हिस्ट्री को देखते हुए। अब साल 2006 में नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स प्राइज प्रतियोगिता शुरू की, जिसमें डेवलपर्स को सिनेमैच के एल्गोरिदम को 10% तक बेहतर करने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार ऑफर किया था, जिसमें 2009 में विजेता जो विक्ट्री टीम थी बेलकोर्स प्रेग्मेटिक चाउज, उसने एल्गोरिदम की सटीकता में सुधार किया था, जिसने नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन सिस्टम को ज्यादा बेहतर और एडवांस किया। साल 2010 के दशक में कंपनी को स्ट्रीमिंग के उदय के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने डेटा स्टोरेज को और बढ़ाया। कंपनी ने यूजर्स के बर्तन व्यवहार के हर पहलू, जैसे कि वे कब देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, कब देखते हैं, कब रुकते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या छोड़ते हैं, सबका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया गहराई से। और साल 2015 तक नेटफ्लिक्स की प्रतिदिन 250 मिलियन घंटे वॉच टाइम, इतना 250 मिलियन आवर वॉच टाइम से अधिक स्ट्रीमिंग डेटा इकट्ठा कर रहा था कंपनी नेटफ्लिक्स। इस डेटा ने कंपनी को यूजर की प्रायोरिटी को समझने और पर्सनल एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम बनाया, मदद की। अब दोस्तों, मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरे पास भी डेटा होता है कि कहां से लोग देखते हैं, किस वीडियो से मुझे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, लोगों को किस प्रकार के टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा डेटा आता है, वो डेटा ग्राफ आता है पूरा का पूरा, और किस देश के ऑडियंस देख रहे हैं, वो सब कुछ डेटा आता है। इस तरह नेटफ्लिक्स के पास तो एडवांस सिस्टम थी, तो उन्होंने अपना डेटा इकट्ठा किया और पता लगाया कि किस प्रकार का कंटेंट दर्शकों को पसंद आता है। तो नेटफ्लिक्स के वैयक्तिकरण यानी पर्सनलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा कस्टमर पर भी और दुनिया पर भी। तो नेटफ्लिक्स की पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटेजी ने यूजर एक्सपीरियंस को क्रांतिकारी रूप से दोस्तों बेहतर बना दिया। प्रत्येक यूजर्स के लिए होम स्क्रीन को उनके देखने के इतिहास, उन्होंने क्या क्या देखा, किसको ज्यादा रेटिंग दी, किसको ज्यादा, वो लोग किस टॉपिक को प्रायोरिटी देते थे, उसके आधार पर एडजस्ट किया उन्होंने होम पेज को। अब उदाहरण के लिए एक यूजर जो साइंस फिक्शन फिल्में पसंद करता है, उसे स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो के लिए सुझाव दिखाई देते थे, जबकि कॉमेडी जिसको पसंद होती है, कॉमेडी के प्रशंसकों को द ऑफिस जैसे टीवी शो, स्ट्रीमिंग शो को प्रायोरिटी दी जाती थी होम पेज पर। अब नेटफ्लिक्स ने थंबनेल जो इमेज आता है उसको भी पर्सनलाइज कर दिया कि एक ही शो के लिए अलग अलग यूजर्स को अलग अलग थंबनेल इमेज दिखाई दी जाती थी, जो उनकी रुचि के अनुसार मेल खाती होती थी। साल 2018 में नेटफ्लिक्स ने खुद बताया कि इसकी कंपनी के 80% से ज्यादा देखे गए कंटेंट रिकमेंडेशन के माध्यम से खोजे गए थे। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि डेटा का उपयोग नेटफ्लिक्स कंपनी अपने कंटेंट निर्माण के लिए किस तरह से करता है। तो नेटफ्लिक्स ने डेटा का उपयोग न केवल रिकमेंडेशन के लिए बल्कि सामग्री निर्माण के लिए भी किया। हाउस ऑफ कार्ड्स 2013 का इसका चयन, इसका निर्णय डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि दर्शक पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीति से रिलेटेड ड्रामा, केविन स्पेसी और डेविड फिंचर के प्रशंसक थे दर्शक। इसी तरह ब्रेकिंग बैड
उसके प्रशंसकों ने के डेटा में बेटर कॉल सॉल, बेटर CALL कॉल जो हम करते हैं, बेटर कॉल सॉल यानी आत्मा, बेटर कॉल सॉल, उसके निर्माण के लिए कंपनी को इंस्पायर किया डेटा ने। तो नेटफ्लिक्स ने डेटा का उपयोग करके जोखिम भी कम किया इन्वेस्टमेंट का, कि किस प्रकार के कंटेंट में हमें निवेश करना है, तो वो जोखिम कम हो गया, फ्लॉप होने की जो दिक्कत आती थी वो कम हो गई, और उन स्ट्रीमिंग शो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जो दर्शकों की रुचि से मेल खाते थे। साल 2016 तक कंपनी ने 126 अपने मूल खुद के टीवी शो और फिल्में लॉन्च की जो पारंपरिक टीवी नेटवर्क से अधिक थी दोस्तों। अब एक मुद्दा नेटफ्लिक्स का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उसको बात करें तो नेटफ्लिक्स की डेटा स्ट्रेटेजी को समर्थन देने के लिए कंपनी ने अपने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ओपन कनेक्ट को मजबूत किया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो साल 2016 तक ओपन कनेक्ट ने 1000 से अधिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप की, जिसने स्ट्रीमिंग की क्वालिटी को बढ़ाया। इंटरनेट हाई स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड किया, जिससे स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बढ़ गई। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के लिए क्लाउड स्टोरेज देता है, उस पर अपने डेटा और स्ट्रीमिंग ऑपरेशन को स्थानांतरित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिसने स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर दी। साल 2015 तक नेटफ्लिक्स ने अपने डेटा सेंटर से क्लाउड पर पूरे के पूरे अमेजॉन पर पूर्ण माइग्रेशन पूरा कर लिया था। नेटफ्लिक्स और चुनौतियां, ये भी एक पॉइंट है। तो डेटा ड्राइवन स्ट्रेटेजी मतलब डेटा से चलने वाली स्ट्रेटेजी, डेटा से लिए जाने वाले निर्णय, उसके बावजूद नेटफ्लिक्स को प्राइवेसी रिलेटेड चिंताओं का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने डेटा स्टोरेज को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में नेटफ्लिक्स ने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी को मजबूत किया। इसके अलावा डेटा पर अत्यधिक निर्भरता ने क्रिएटिव जोखिम लेने की आलोचना को जन्म दिया। इसके अलावा डेटा पर अत्यधिक निर्भरता कंपनी की भी और सबकी, डेटा पर ज्यादा निर्भरता ने क्रिएटिव यानी ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने लगी, और कहीं फ्लॉप हो गया तो पूरी कंपनी एक दिन बेचने की कदर पर आ सकती थी। तो ये भी रिस्क बढ़ने लगा और उसकी आलोचनाएं होने लगी, क्योंकि कुछ आलोचकों का मानना था कि नेटफ्लिक्स केवल सुरक्षित सिक्योर मटेरियल बनाता है। अब दोस्तों छठे चैप्टर के कंक्लूजन पर आए तो नेटफ्लिक्स की डेटा और पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटेजी ने इसे यूजर एक्सपीरियंस और सामग्री निर्माण में लीडर कंपनी बनाया, और इसी दृष्टिकोण में डेटा ड्राइविंग स्ट्रेटेजी में और यूजर एक्सपीरियंस में, इसी दृष्टिकोण में कस्टमर वफादारी और वैश्विक कस्टमर की वैश्विक वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। 2018 तक नेटफ्लिक्स के 137 मिलियन कस्टमर हासिल कर लिए थे नेटफ्लिक्स ने, और इसकी डेटा वाली स्ट्रेटेजी ने बाजार में नेटफ्लिक्स को कंपटीटर से अलग रखा। अब अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और बाजार में मुश्किलों की कहानी का पता लगाते हैं। तो दोस्तों 7th चैप्टर शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स के साथ कंपटीशन और बाजार में मुश्किलें। ये वक्त था 2019 से 2021 का। तो साल 2019 तक नेटफ्लिक्स ने अपनी मूल सामग्री और वैश्विक एक्सपेंशन के साथ स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में लीडरशिप हासिल कर लिया था। लेकिन इस समय, इस अवधि में, इस कालखंड में नए प्रतिस्पर्धियों के उदय और बाजार की बदलती गतिशीलता ने कंपनी के लिए एक अभूतपूर्व मुश्किल पेश की। वो थी डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम वीडियो और HBO मैक्स। इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने नेटफ्लिक्स की बाजार हिस्सेदारी को टक्कर दी, जबकि रेगुलेटरी दबाव, नियामक चुनौतियां और कस्टमर बढ़ोतरी में मंदी ने नेटफ्लिक्स के कंपनी के विकास को प्रभावित किया था। तो ये चैप्टर, 7वां चैप्टर, नेटफ्लिक्स के सामने आई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और बाजार की मुश्किलों और इनका सामना करने की उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी नेटफ्लिक्स की, उसकी कहानी को उजागर करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट, नेटफ्लिक्स और प्रतिस्पर्धा का युग। साल 2019 में स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। अब इस प्रतिस्पर्धा को स्ट्रीमिंग वॉर्स के रूप में जाना गया था। नवंबर 2019 में डिज्नी प्लस ने अपनी सर्विस शुरू की, जिसमें स्टार वार्स, मार्वेल और पिक्चर जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी शामिल थी। लॉन्च के पहले वर्ष में डिज्नी प्लस ने 86 मिलियन कस्टमर हासिल किए थे, जिसने नेटफ्लिक्स की कस्टमर या हर प्रकार की वृद्धि बढ़ोतरी के सामने खतरा पैदा किया। उसी साल HBO मैक्स 2020 में लॉन्च हुआ था। तो उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स और वार्नर ब्रदर्स की फिल्मों के साथ कंपटीशन की बाजार में,
जबकि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अपनी पूरी दुनिया तक पहुंच और द मार्वल, मिसेज मिशेल इस तरह के शो के साथ बाजार में दबाव और प्रभाव भी डाला। अब इन कंपटीटर्स ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी को भी प्रभावित किया था। वहीं डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स ने अपनी सामग्री को नेटफ्लिक्स में वापस ले लिया। जो नेटफ्लिक्स पर था लेकिन उन्होंने डिज्नी प्लस में वापस ले लिया, जिसका परिणाम ये आया, परिणाम स्वरूप द ऑफिस और फ्रेंड्स जैसे लोकप्रिय टीवी शो 2020 तक नेटफ्लिक्स से हट गए। तो नेटफ्लिक्स ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मूल सामग्री में अपनी खुद की मटेरियल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 2020 में $17 बिलियन खर्च किए उन्होंने। द क्राउन और द विचर इस तरह के शो उन्होंने खुद के दम पर बनाए थे। अब रेगुलेटरी और लोकल मुश्किलों का सामना कैसे हुआ नेटफ्लिक्स के साथ, उसकी बात करें तो वैश्विक लेवल पर पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स को रेगुलेशन और सांस्कृतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भारत में स्केर्ड गेम्स और लैला जैसे शो पर सेंसरशिप विवाद थे, क्योंकि कुछ सामग्री को लोकल संवेदनशीलताओं के खिलाफ माना गया था। अब साल 2021 में भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें नेटफ्लिक्स पर सामग्री मॉडरेशन का दबाव बढ़ाया था। सऊदी अरब की बात करें और सिंगापुर की बात करें तो इन तरह के देशों में सेंसरशिप रूल्स ने नेटफ्लिक्स की सामग्री को सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 2018 में नियम लागू किए, जिसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज को अपनी लाइब्रेरी का 30% लोकल सामग्री से भरना अनिवार्य था। यूरोपियन यूनियन का ये नियम था, रूल था। अब नेटफ्लिक्स ने इन नियमों का पालन करने के लिए लोकल प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्टमेंट किया। अब एक मुद्दा ये भी है कि नेटफ्लिक्स की कस्टमर में बढ़ोतरी और मंदी। तो साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने नेटफ्लिक्स की कस्टमर संख्या को बढ़ाया, क्योंकि लॉकडाउन ने स्ट्रीमिंग की डिमांड को भी बढ़ाया था और लोगों के पास मनोरंजन के लिए समय था उस वक्त। उसी साल 2020 में कंपनी ने 36 मिलियन नए कस्टमर जोड़े, जिसमें कुल कस्टमर संख्या 203.7 मिलियन हो गए, 230.7 मिलियन हो गई। लेकिन 2021 में जैसे ही एक के बाद एक लॉकडाउन हटे गए तो कस्टमर की बढ़ोतरी धीमी हो गई। उस साल ही पहली तिमाही में, उस साल की 2021 की, नेटफ्लिक्स ने केवल 4 मिलियन नए कस्टमर जोड़े, जो एनालिस्ट की अपेक्षाओं से कम था। इस कस्टमर की मंदी ने कंपनी को स्टॉक की प्राइस को भी प्रभावित किया, जो उल्लेखनीय रूप से 2021 में 20% तक गिर गया उनका स्टॉक। अब नेटफ्लिक्स की प्रतिस्पर्धा के खिलाफ उन्होंने क्या प्लान बनाया, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इसकी बात करें तो नेटफ्लिक्स ने इन मुश्किलों और बाधाओं का सामना करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज अपनाई। मूल सामग्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कंपनी ने साल 2021 के स्क्वाड गेम जैसी सामग्री पूरी दुनिया में हिट बनाया, जो नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखा गया शो बन गया, जिसे 1.65 बिलियन घंटे तक इतना वॉच टाइम, 1.65 बिलियन आवर का वॉच टाइम तक देखा गया था। अब कंपनी ने लोकल मटेरियल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जैसे भारत में दिल्ली क्राइम और जर्मनी में डार्क। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने मोबाइल ओनली प्लान जैसे सस्ते ऑप्शन शुरू किए, विशेष रूप से भारत और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बाजारों में। अब नेटफ्लिक्स ने अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया। ओपन कनेक्ट नेटवर्क का एक्सपेंशन करके कंपनी ने स्ट्रीमिंग की गुणवत्ता को बनाए रखा। साल 2021 में नेटफ्लिक्स ने एडवर्टाइजमेंट फ्री मॉडल को बनाए रखते हुए कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जो इसे बाजार में डिज्नी प्लस जैसे कंपटीटर से अलग करता था। तो कुल मिलाकर अब इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, साल 2019 से 2021 तक का कालखंड नेटफ्लिक्स के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और हर पहलू के लिए अनुकूलन साधने का समय था। डिज्नी प्लस और दूसरे कंपटीटर्स ने बाजार को जटिल बना दिया, लेकिन नेटफ्लिक्स ने मूल सामग्री, खुद की सामग्री और लोकलाइजेशन के माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रखी। साल 2021 में कंपनी ने 112 एमी एनरोलमेंट हासिल किए, जो इसकी क्रिएटिव ताकत को दर्शाता था। अब अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स के इनोवेशन और गेमिंग के साथ लाइव इवेंट से इसके एक्सपेंशन की कहानी का पता लगाते हैं। तो अब शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, जिसका नाम दिया है नेटफ्लिक्स के इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये समय था 2018 से 2022 का। तो साल 2018 तक नेटफ्लिक्स ने अपनी मूल सामग्री
और वैश्विक पहुंच के साथ स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में नेतृत्व यानी लीडरशिप हासिल कर लिया था। लेकिन बढ़ती कंपटीशन और बदलते कस्टमर ट्रेंड्स ने कंपनी को अपने पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नेटफ्लिक्स ने इंटरैक्टिव सामग्री, गेमिंग, लाइव इवेंट और एड्स आधारित सब्सक्रिप्शन जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। इसमें हमें नेटफ्लिक्स के इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी की कहानी को उजागर करेंगे, जो कंपनी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीडर बनाए रखता है। अब नेटफ्लिक्स की इंटरैक्टिव सामग्री की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, साल 2018 में नेटफ्लिक्स ने ब्लैक मिरर बैंडरस्नैच के साथ इंटरैक्टिव सामग्री की शुरुआत की। ये एक इंटरैक्टिव फिल्म थी जिसमें दर्शकों को खुद कहानी के निर्णय दर्शक खुद ले सकता था कि कहानी को वैसा मोड़ देना है। वो निर्णय दर्शक खुद ले सकता था। इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव सामग्री। जैसे कि नायक का अगला कदम चुनना कस्टमर के नियंत्रण में था कि नायक यानी हीरो का अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अब बैंडरस्नैच ने 5 एम्मी एनरोलमेंट हासिल किए और इंटरैक्टिव कहानी स्टोरी टेलिंग की संभावनाओं को परफॉर्म भी किया। अब नेटफ्लिक्स ने इस दिशा में और इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 2019 का यू वर्सेस वाइल्ड और 2020 का अनब्रेकेबल किमी वर्सेस द रेवरेंट जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। इस इनोवेशन ने दर्शकों को एक अनूठा यूनिक एक्सपीरियंस प्रदान किया और नेटफ्लिक्स को पारंपरिक टीवी से अलग किया। तो अब नेटफ्लिक्स के गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री के मुद्दे पर बात करते हैं, तो साल 2021 में नेटफ्लिक्स ने मोबाइल गेमिंग में कदम रखा, जिसे कंपनी ने अपने विकास का अगला स्टेप माना था। नेटफ्लिक्स ने अपनी मोबाइल ऐप में गेम्स को शामिल किया, जो कस्टमर के लिए फ्री थे। शुरुआती गेम्स में स्ट्रेंजर थिंग्स 1984 और स्ट्रेंजर थिंग्स 3 द गेम्स इस प्रकार के शामिल थे। अब कंपनी ने 2021 में नाइट स्कूल स्टूडियो एक गेम डेवलपर का एक्विजिशन किया और 2022 में 3 और स्टूडियो खरीदे। नेटफ्लिक्स का टारगेट था कि गेमिंग भी स्ट्रीमिंग की तरह एक मेन स्ट्रीम सर्विस बन पाए। अब 2022 तक नेटफ्लिक्स ने 35 गेम्स लॉन्च किए, जिन्हें 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किया था। अब दोस्तों, नेटफ्लिक्स में लाइव इवेंट्स और कस्टमर एक्सपीरियंस के मुद्दे पर बात करते हैं, तो नेटफ्लिक्स ने लाइव इवेंट्स में भी प्रयोग शुरू किया और 2021 में कंपनी ने द क्वीन बॉल ऑफ ब्रिगरस्टन एक्सपीरियंस जैसे इमर्सिव इवेंट्स आयोजित किए गए, जहां प्रशंसक ब्रिगरस्टन की दुनिया में शामिल हो सकते थे। साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स कप लॉन्च किया, एक लाइव स्ट्रीम गोल्फ टूर्नामेंट जिसमें फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सर्वाइव और फुल स्विंग के स्टार्स शामिल थे। इन लाइव इवेंट्स ने नेटफ्लिक्स को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक बनाया, कुछ और ही बना दिया, जो वो प्रशंसकों को भौतिक और डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करता था। तो अब नेटफ्लिक्स का एड सपोर्टेड मॉडल पर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साल 2022 में नेटफ्लिक्स ने एक एड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन मॉडल और लेवल शुरू किया, जो कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव था। जैसे पहले नेटफ्लिक्स एड फ्री एक्सपीरियंस पर गर्व करता था, अपने एड फ्री कंटेंट दिखाने पर गर्व करता था, लेकिन डिज्नी प्लस और HBO मैक्स जैसे प्रतिस्पर्धियों के सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान ने नेटफ्लिक्स को मजबूर किया इस मॉडल को अपनाने के लिए। अब इस नए लेवल कहो या मॉडल कहो, इनकम का प्लान का, सब्सक्रिप्शन प्लान का, तो इस नए लेवल ने कम कीमत पर सामग्री प्रदान की, जिसमें एडवर्टाइजमेंट शामिल होते थे। साल 2022 के अंत तक इस प्लान ने 5 मिलियन कस्टमर आकर्षित किए और साल 2025 तक ये संख्या 15 मिलियन तक पहुंच गई। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी को लागू किया, जिसने इसकी इनकम सोर्सेज को भी डाइवर्सिफाइड कर दिया। अब दोस्तों, एक मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि नेटफ्लिक्स का टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल प्रभाव, तो इन सारे इनोवेशन ने नेटफ्लिक्स की कस्टमर संख्या और इनकम सोर्स को भी बढ़ाया। साल 2022 में कंपनी ने 220.7 मिलियन कस्टमर थे और नेटफ्लिक्स की एनुअल इनकम $31.6 बिलियन थी। दोस्तों, गेमिंग और एड सपोर्टेड मॉडल ने नए इनकम सोर्सेज बनाए, जबकि इंटरैक्टिव सामग्री और लाइव इवेंट्स ने ब्रांड की कस्टमर के साथ एंगेजमेंट को भी बढ़ाया। बावजूद इन बदलावों में भारी इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के कर्ज को भी बढ़ाया, जो 2021 में $14.7 बिलियन था। दोस्तों,
अब एक मुद्दा यहाँ पर ये है कि नेटफ्लिक्स की मुश्किलें, इस पर बात करें तो इन सब इनोवेशन के बावजूद नेटफ्लिक्स को बाधाओं का सामना करना पड़ा। उस दौरान गेमिंग में एंट्री जोखिम भरा था, रिस्की था, क्योंकि ये एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र था, कंपटीशन वाला सेक्टर था, जिसमें सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट पहले से ही मौजूद थे। इसके एड सपोर्टेड मॉडल ने कुछ मौजूदा कस्टमर को नाराज किया जो एड्स फ्री एक्सपीरियंस को पसंद करते थे। इसके अलावा लाइव इवेंट्स की हाई लेवल की कॉस्ट और सीमित, बिल्कुल लिमिटेड स्केल, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल उठाए। अब दोस्तों इस चैप्टर के निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर आते हैं, तो नेटफ्लिक्स का इंटरैक्टिव सामग्री, गेमिंग और एड सपोर्टेड मॉडल ने एक्सपेंशन की इसकी इनोवेशन की भावना को दर्शाई। इन इनोवेशन ने कंपनी को प्रतिस्पर्धी यानी बिल्कुल कंपटीशन वाले स्ट्रीमिंग मार्केट में रिलेवेंट बनाए रखा, प्रासंगिक बनाए रखा। साल 2022 में नेटफ्लिक्स ने 117 एमए एनरोलमेंट हासिल किए, जो इसकी क्रिएटिव ताकत को दर्शाता था। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे नेटफ्लिक्स की ह्यूमन रिसोर्स और यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर की कहानी का पता लगाएंगे हम अगले चैप्टर में। तो नौवां चैप्टर, जिसका मैंने नाम दिया है नेटफ्लिक्स के लिए मानव संसाधन और कॉर्पोरेट कल्चर। तो नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस, मूल सामग्री और वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन के माध्यम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदलाव ला लिया था, लेकिन इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार इसकी अनूठी यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर और मानव संसाधन की पॉलिसी रही थी। नेटफ्लिक्स का कल्चर, जिसे इसके प्रसिद्ध कल्चर डेप्थ में रेखांकित किया गया, उसने स्वतंत्रता, जिम्मेवारी और हाई परफॉर्मेंस पर जोर दिया। यहाँ हम नेटफ्लिक्स के कॉर्पोरेट कल्चर, इसके मानव संसाधन के प्रति दृष्टिकोण यानी विजन उनके मानव संसाधन के प्रति, और इन सबके कंपनी की सफलता पर प्रभाव की कहानी को उजागर करेंगे, जो इसे सिलिकॉन वैली में एक आकर्षक एम्प्लॉयर बनाता है। तो पहला मुद्दा, नेटफ्लिक्स कल्चर डेप्थ क्या है। साल 2009 में नेटफ्लिक्स ने अपने कॉर्पोरेट कल्चर को परिभाषित करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट नेटफ्लिक्स कल्चर डेक पब्लिश किया था। ये 125 स्लाइड प्रेजेंटेशन, जिसे रीड हेस्टिंग्स और तत्कालीन चीफ टैलेंट ऑफिसर पैटी मैककॉर्ड ने तैयार किया था। अब इस डॉक्यूमेंट ने स्वतंत्रता और जिम्मेवारी, उसके सिद्धांत पर जोर दिया, जिसमें कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती थी, लेकिन कर्मचारियों से हाई परफॉर्मेंस की अपेक्षा भी की जाती थी। साल 2023 तक इस डॉक्यूमेंट को 20 मिलियन से अधिक बार देखा गया और इसे फेसबुक के शेरिल सैंडबर्ग ने सिलिकॉन वैली का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा था। अब कल्चर डेक डॉक्यूमेंट दस्तावेज, उसमें 7 मुख्य मूल्य शामिल थे, जैसे प्रभावशाली परिणाम, ईमानदारी और हाई परफॉर्मेंस कर्मचारियों का। नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक पॉलिसीज, ऑफिशियल पॉलिसीज, जैसे छुट्टी की लिमिट या व्यय स्वीकृति को हटा दिया गया। नेटफ्लिक्स के कर्मचारियों को अपनी छुट्टियां खुद निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी दोस्तों, लेकिन शर्त यह थी कि कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। नेटफ्लिक्स ने इस दृष्टिकोण ने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। अब नेटफ्लिक्स में हाई परफॉर्मेंस और कीपर टेस्ट वाले मुद्दे पर बात करते हैं। नेटफ्लिक्स के कीपर टेस्ट नाम का एक अनूठा पॉलिसी अपनाई उन्होंने, जिसमें मैनेजमेंट से पूछा जाता था कि यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा दे तो क्या आप उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा। यदि जवाब ना आता था, नकारात्मक होता था, तो मैनेजमेंट कर्मचारी को लिबरल सेवरेंस पैकेज के साथ विदा कर दिया जाता था उस कर्मचारी को। नेटफ्लिक्स की इस पॉलिसी ने सुनिश्चित किया कि कंपनी में केवल टॉप और हाई लेवल टैलेंट रहना चाहिए। साल 2018 में नेटफ्लिक्स ने बताया कि इस पॉलिसी के कारण पर ईयर 8% कर्मचारी टर्नओवर होता था, निकाले जाते थे, नए लाए जाते थे। 8%, 100 कर्मचारी होते थे तो उसमें से 8 कर्मचारियों का टर्नओवर वो लोग इस पॉलिसी के तहत करते थे, जिसमें हाई लेवल का टैलेंट वो लोग अपनी कंपनी में उनको ही मौका देते थे। अब कंपनी ने हाई लेवल सैलरी और स्टॉक ऑप्शन के साथ टैलेंट को आकर्षित किया, जिसमें कई लोगों को स्टॉक में पार्टनरशिप दी, तो कई लोगों को हाई लेवल की सैलरी देकर उन्होंने टैलेंट को कुल मिलाकर आकर्षित किया, टैलेंटेड कर्मचारियों को आकर्षित किया। 2021 में नेटफ्लिक्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एवरेज सैलरी $5 लाख पर ईयर था, जो सिलिकॉन वैली में टॉप लेवल पर था दोस्तों। नेटफ्लिक्स की इस स्ट्रेटेजी ने
नेटफ्लिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन में एक्सीलेंट टैलेंट को नियुक्त करने में सक्षम बनाया। नेटफ्लिक्स का कर्मचारी विकास और विविधता के मुद्दे पर बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स ने सबसे ज्यादा कर्मचारी विकास पर जोर दिया, लेकिन खास ट्रेनिंग प्रोग्राम के बजाय उन्होंने ऑन द जॉब लर्निंग को प्रायोरिटी दी थी। कंपनी ने कर्मचारियों को जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर दिया, जैसे स्क्विड गेम उसका प्रोडक्शन करना या ओपन कनेक्ट का एक्सपेंशन करना। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को भी बढ़ावा दिया। अब साल 2020 में कंपनी ने 35% महिलाओं और 40% अल्पसंख्यक कर्मचारियों को लीडरशिप भूमिकाओं में नियुक्त किया था, और यही तो थी इंक्लूसिवनेस। साल 2021 में नेटफ्लिक्स ने फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी शुरू किया, जो विशेष रूप से क्रिएटर्स के लिए $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करता था। अब नेटफ्लिक्स का प्रभाव और मुश्किलें, इस मुद्दे पर बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स की कल्चर संस्कृति ने इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रेंजर थिंग्स और द विचर जैसे टीवी शो का निर्माण हुआ। अब इसने कंपनी को तेजी से बदलते स्ट्रीमिंग बाजार में अनुकूलन साधने में मदद की, लेकिन कर्मचारियों पर हाई परफॉर्मेंस का दबाव और कीपर टेस्ट ने कुछ कर्मचारियों के लिए तनाव पैदा किया। साल 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि कुछ कर्मचारी नेटफ्लिक्स के कल्चर को निर्मम यानी रूथलेस मानते थे। इसके जवाब में नेटफ्लिक्स ने कर्मचारी कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य संसाधन और फ्लेक्सिबल वर्क के ऑप्शन शुरू किए उन्होंने। अब इस चैप्टर के दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं तो नेटफ्लिक्स का अनूठा यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ने इसे एक इनोवेटिव और प्रतिस्पर्धी संगठन बनाया। कल्चर डेक और कीपर टेस्ट, कल्चर डेक डॉक्यूमेंट और कीपर टेस्ट, जिसने कंपनी को टॉप लेवल का टैलेंट उसके साथ एम्पावर किया कंपनी को, जिसने इसकी वैश्विक सफलता को बढ़ावा दिया। साल 2021 तक नेटफ्लिक्स ने 12,000 कर्मचारियों ने इसके मिशन को असली रूप दिया। अब अगले चैप्टर में दोस्तों हम नेटफ्लिक्स की फाइनेंस में मील के पत्थर, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत आश्चर्यजनक रही है, तो हर बार उनको मील के पत्थर जैसा साबित हुआ। और हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कहानी का पता लगाएंगे हम। तो शुरू करते हैं 10वां चैप्टर। नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल सफर मील के पत्थर जैसी थी दोस्तों, मैंने चैप्टर 10 का नाम दिया है। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस, अपनी मूल सामग्री और इनोवेशन के माध्यम से पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जड़ मूल से बदलाव ला दिया था, लेकिन इसकी फाइनेंशियल सफलता सक्सेस ने इसे एक ओरिजिनल वर्ल्ड जायंट बनाया दोस्तों। साल 1997 में एक छोटी डीवीडी बाय मेल सर्विस से शुरू होकर नेटफ्लिक्स 2025 तक विश्व की सबसे वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक बन गया। अब इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल यात्रा, इसके रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन की जिसमें मील के पत्थर उन्होंने क्या क्या साबित किए हैं और इन उपलब्धियों, इन अचीवमेंट के पीछे की स्ट्रेटेजी की कहानी को उजागर करेंगे, जो कंपनी की दीर्घकालिक लंबे समय की दृष्टि को दर्शाता है। तो पहला मुद्दा नेटफ्लिक्स का शुरुआती फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जैसे नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल यात्रा 2002 में शुरू हुई, जब कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लॉन्च किया था, जिसमें $82.5 मिलियन जुटाए गए थे। उस समय कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन लगभग $300 मिलियन था। साल 2005 आया तो नेटफ्लिक्स ने पहली बार प्रॉफिट कमाया था दोस्तों, जिसमें $6.5 मिलियन का शुद्ध प्रॉफिट और $682 मिलियन का इनकम था उनका। दोस्तों साल 2007 की स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत ने रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाया, इनकम को तेजी से बढ़ाया, पैसे पैदा करने यानी रेवेन्यू जनरेशन को तेजी से बढ़ाया। साल 2010 तक कंपनी की इनकम $2.2 बिलियन हो गई थी दोस्तों, जिसमें $161 मिलियन का शुद्ध प्रॉफिट कमाया था उन्होंने। अब नेटफ्लिक्स का वैश्विक पूरी दुनिया में एक्सपेंशन और रेवेन्यू में बढ़ोतरी, इस मुद्दे पर बात करें तो साल 2010 के दशक में नेटफ्लिक्स की वैश्विक विस्तार यानी पूरी दुनिया में एक्सपेंशन और मूल सामग्री वाली स्ट्रेटेजी ने इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था दोस्तों। साल 2015 में कंपनी की इनकम $6.8 बिलियन थी और 2018 तक बढ़कर $15.8 बिलियन हो गई। साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी के दौरान
तत्कालीन संयोग ने लॉकडाउन ने स्ट्रीमिंग की डिमांड को बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप नेटफ्लिक्स की इनकम $25 बिलियन और शुद्ध प्रॉफिट उनका $2.8 बिलियन तक पहुंच गया। 2 साल बाद 2022 में कंपनी ने $31.6 बिलियन की इनकम और $4.5 बिलियन का शुद्ध प्रॉफिट दर्ज किया था। ये मैं उनकी फाइनेंस की बातें कर रहा हूं। तो नेटफ्लिक्स का मार्केट वैल्यूएशन भी प्रभावशाली रहा दोस्तों। 2018 में ये $150 बिलियन को पार कर गया और 2020 में $220 बिलियन तक पहुंच गया था। साल 2021 में कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अपने चरम पर $304 बिलियन तक पहुंच गया था, जो इसे दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में शामिल करता था। 2025 तक नेटफ्लिक्स का बाजार यानी मार्केट वैल्यूएशन $300 बिलियन से ज्यादा निरंतर बढ़ रहा था। अब दोस्तों नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू सोर्सेज के मुद्दे पर बात करते हैं। नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मुख्य रूप से सब्सक्रिप्शन चार्ज से आता था। साल 2022 में कंपनी ने 220.7 मिलियन कस्टमर थे नेटफ्लिक्स के, जो डिफरेंट लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करते थे। एवरेज मंथली चार्ज की अगर बात करें तो $10 से $15 होता था, जो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में के आधार पर अलग अलग होता था। साल 2022 में शुरू किया गया एड सपोर्टेड लेवल मॉडल उनका कंपनी का एक नया रेवेन्यू सोर्स बन गया, जिसमें 2025 तक 15 मिलियन कस्टमर जोड़े इस मॉडल ने। इसके अलावा गेमिंग और लाइव इवेंट्स ने कम्प्लीमेंट्री इनकम प्रदान की। अब दोस्तों नेटफ्लिक्स का सामग्री में इन्वेस्टमेंट और कर्ज के मुद्दे पर बात करते हैं। तो नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल सक्सेस का एक प्रमुख फैक्टर मूल सामग्री में इसका बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट रहा था। साल 2020 में कंपनी ने $17 बिलियन सामग्री पर खर्च किए, जिसमें स्क्विड गेम और द क्राउन जैसे शो शामिल थे। साल 2022 में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर $18 बिलियन हो गया, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के कर्ज को भी बढ़ाया, जो 2020 में $15.8 बिलियन और 2021 में $14.7 बिलियन था। नेटफ्लिक्स ने इस कर्ज को मैनेज करने के लिए कैश फ्लो को बढ़ाया, यानी पैसों के प्रवाह को बढ़ाया और एड्स बेस्ड मॉडल शुरू किए, एडवर्टाइजमेंट से कमाई करना शुरू किया। अब दोस्तों नेटफ्लिक्स की मुश्किलें, इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो साल 2021 में कस्टमर की बढ़ोतरी में मंदी आई और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ने नेटफ्लिक्स के स्टॉक प्राइसेस को उसको भी प्रभावित किया। तो स्टॉक प्राइस 20% तक गिर गया। सामग्री की हाई लेवल कॉस्ट और रेगुलेटरी दबाव ने, यानी कुछ सामाजिक मुद्दों पर अगर सेंसिटिव कोई सीन है तो इस तरह का रेगुलेटरी दबाव पैदा होता है, तो इसने भी कंपनी के मुनाफे पर, प्रॉफिट पर दबाव डाला। फिर भी नेटफ्लिक्स ने लागत यानी कॉस्ट को एडजस्टमेंट और सस्ते सब्सक्रिप्शन लेवल यानी सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस दिखाया। साल 2022 में कंपनी ने पहली बार पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो $1.6 बिलियन दर्ज किया, जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता था। अब दोस्तों इस चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर। तो नेटफ्लिक्स की फाइनेंशियल यात्रा, इसकी स्ट्रेटेजी की दूरदर्शिता, स्ट्रेटेजी में भी दूरदर्शिता, दीर्घकालिक स्ट्रेटेजी और जोखिम रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाती है। $300 बिलियन के मार्केट वैल्यूएशन और $31.6 बिलियन की इनकम के साथ कंपनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी ताकत साबित कर दी। अब और अभी अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स के सामाजिक प्रभाव और विविधता यानी डाइवर्सिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की कहानी का पता लगाएंगे। तो अब 11th चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों, नेटफ्लिक्स का मानव समाज पर प्रभाव और विविधता, डाइवर्सिटी। तो नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस, खुद की मूल सामग्री का निर्माण और फाइनेंशियल सफलता के माध्यम से मनोरंजन उद्योग को नया आकार दिया था, लेकिन इसकी सामाजिक जिम्मेवारी जो कि महत्वपूर्ण होती है और डाइवर्सिटी, विविधता, इसके प्रति समर्पण ने नेटफ्लिक्स को एक जिम्मेवार वर्ल्ड लेवल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने विविध कहानियों को बढ़ावा दिया, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और पर्यावरण स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी कदम उठाए। इस चैप्टर में हमने नेटफ्लिक्स की सामाजिक प्रभाव, विविधता और समावेशन यानी इंक्लूसिवनेस, सबको समावेश करना और जिम्मेदारी के साथ काम करना,
उनकी नेटफ्लिक्स की इन सारी योजनाओं और कंपनी के इन प्रयासों के दुनिया पर प्रभाव क्या हुआ, उसकी कहानी को उजागर किया है हमने, जो इसके मिशन को समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में दर्शाता है। अब दोस्तों, नेटफ्लिक्स का डाइवर्सिटी, विविधता और समावेशन, इंक्लूसिवनेस, उसमें इन्वेस्टमेंट, उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो नेटफ्लिक्स ने अपनी सामग्री और वर्कफोर्स में यानी लेबर, उनके जो कार्यबल है उसमें डाइवर्सिटी को प्रायोरिटी दी। सबसे पहले तो साल 2020 में कंपनी ने अपने पहले समावेशन इंक्लूसिवनेस रिपोर्ट में खुलासा किया कि इसके 50% कर्मचारी महिलाएं और अल्पसंख्यक समूहों से थे। और यही तो है समावेशन, यानी सबको समावेश करना, जातिवाद और एनवायरमेंट, सब कुछ जिम्मेवारी के साथ काम करना, यही है इंक्लूसिवनेस। इंग्लिश पावरफुल नहीं आता है। इंक्लूसिवनेस यानी समावेशिता। हर चीज, हर दुकान, कोई भी हो, कचरा नहीं फैलाएंगे और जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे। यही तो दोस्तों वैल्यू इस मेरी बिजनेस पूरी की पूरी दुनिया में जितनी ज्यादा प्रभावक कंपनियां हैं उन पर मैं आईलुक लेकर आ रहा हूं और हजारों की तादाद में आईलुक आएंगी। और उसमें से आपको यही सीखना है। आप कोई किसान हो, कोई जॉब करते हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या कोई दुकान चलाते हो, ये वैल्यू जरूरी है दोस्तों। किस पॉलिसी अपनानी है, कैसी पॉलिसी अपनानी है, कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस प्रकार से मार्केटिंग करना है, वो सब कुछ यहाँ पर सीखने, एक बिजनेस का एनवायरमेंट मिलेगा आपको यहाँ पर इन सारी आईलुक्स में, जिसमें मैं हर कंपनी की अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विजन, सब कुछ। जैसे कि नेटफ्लिक्स में मैंने आपको पूरी की पूरी कथा सुनाई, 11वां चैप्टर चल रहा है, क्या किया उन्होंने, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए भी सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है, वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। और हजारों की तादाद में मैं आईलुक्स इन सारे कंपनीज पर लेकर आऊंगा और आप जुड़े रहना अगर बिजनेस एनवायरमेंट में आना चाहते हो तो। जो आपको कुछ ना कुछ नया, दोस्तों बुक में से कोई ना कोई नया आइडिया जनरेट होता है। जैसे मैंने कहा ना, ये 40 रुपये का जुर्माना उनको भरना पड़ा था रीड हेस्टिंग्स को, और बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स खोला आज, और आज नेटफ्लिक्स कहां से कहां पहुंच गया दोस्तों। तो अब एक मुद्दा यहाँ पर यह कि नेटफ्लिक्स का डाइवर्सिटी और समावेशन में इन्वेस्टमेंट, तो वो तो मैंने बताया कि उन्होंने 50% कर्मचारी महिलाएं और अल्पसंख्यक जो थे अमेरिका में, वहां से उन्होंने लिए। और यही तो है दोस्तों समावेशन, इंक्लूसिवनेस। अब आगे बढ़ते हैं। साल 2021 में नेटफ्लिक्स ने फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी शुरू किया, जिसमें $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट विविध अलग अलग प्रकार के क्रिएटर और कहानियों को समर्थन देने के लिए किया था। इस पहल ने, इस योजना ने उभरते फिल्म निर्माताओं, विशेष रूप से महिलाओं और रंगभेद समुदायों और LGBTQ+ उन समुदायों को अवसर प्रदान किए नेटफ्लिक्स ने। जैसे नेटफ्लिक्स की सामग्री ने भी विविधता को यानी डाइवर्सिटी को दर्शाया, जिसमें 2020 का वो द क्वींस गैम्बिट, उसने एक महिला शतरंज खिलाड़ी की कहानी को सामने लाया था। जबकि 2021 में ल्यूपिन ने एक फ्रांसीसी सेनेगल मूल के नायक को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया था। और इस तरह समाज के साथ इतने आगे भी मत बढ़ो कि खुद अकेले पड़ जाओ, सबको साथ लेकर चलो, इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ा जाता है। तो भारत में 2019 का दिल्ली क्राइम, जिसने लैंगिक हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला था। 2023 तक एक मेरा पुराना बहुत वीडियो है कि फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होती है, और ये सच बात है दोस्तों। जो समाज में चल रहा होता है ना, वो फिल्मों में देखने को मिल जाता है। 2023 तक नेटफ्लिक्स की 40% मूल सामग्री नॉन इंग्लिश भाषाओं में थी, जिसमें हिंदी, उर्दू सब कुछ ज्यादा, तो इसके वैश्विक दर्शकों की डाइवर्सिटी और पहुंच को दर्शाती थी। अब 2021 का स्क्वेड गेम एक साउथ कोरियन ड्रामा था, जिसने 1.65 बिलियन आवर्स का वॉच टाइम के साथ पूरी दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव डाला था, प्रभाव पूरा का पूरा बनाया था। ये तो था सामाजिक प्रभाव। अब नेटफ्लिक्स का सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव, उस पर बात करते हैं। तो नेटफ्लिक्स ने सामग्री के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। जैसे कहीं रंग भेद वाले मुद्दे में आगे थोड़ा डिस्कशन करूंगा, बात समझ जाना। साल 2016 का 13 नाम का कोई एक वृत्त चित्र, जिसने अमेरिका में नस्लीय असमानता और कारावास सिस्टम पर चर्चा की थी उस कार्यक्रम में, जिसे 3 एनरोलमेंट मिले थे उसको। और इस तरह समाज में जो अव्यवस्था है उस पर भी प्रकाश डालते हैं फिल्में, टीवी शो, ये सब कुछ। साल 2019 का व्हेन द सी अस
जिसने नस्लीय अन्याय जो होता है उसकी सच्ची कहानी को एक्सपोज किया था। नेटफ्लिक्स के ये प्रोजेक्ट न केवल मनोरंजन प्रदान करते थे बल्कि सामाजिक संवाद को प्रेरित करते थे। ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट, इसमें से कुछ सीखने को भी मिलता था। अब नेटफ्लिक्स ने सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों के साथ पार्टनरशिप की, जैसे 1313th नाम का कोई वो आया था ना शो, इसके लिए नस्लीय न्याय संगठनों के लिए उनके साथ पार्टनरशिप की, क्योंकि वो लोग उस विभाग में काम कर रहे थे, नस्लीय न्याय के विभाग में, तो उनके साथ पार्टनरशिप की और उन्होंने समाज को आईना दिखाया कि ये है भैया। अब नेटफ्लिक्स और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के मुद्दे पर बात करते हैं, तो नेटफ्लिक्स ने एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी कदम उठाए। 2021 में कंपनी ने नेट जीरो प्लस नेचर योजना शुरू की, जिसमें 2030 तक, जो कि एप्पल ने भी किया है, एप्पल इंक ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा गया था। अब नेटफ्लिक्स ने अपने प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी बढ़ाया और कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको 50% तक कम करने की योजना बनाई। साल 2022 में, ये तो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ता है। अब कंपनी ने अपने डेटा सेंटरों को 90% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाने का दावा किया। इसके अलावा साल 2019 में अवर प्लेनेट जैसे वृत्त चित्रों ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति जनता जागरण को पैदा किया, जागरूकता बढ़ाई। अब जब कोई संगठन, कंपनी जिम्मेवारी के साथ काम करती है तो नेटफ्लिक्स की मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। डाइवर्सिटी और सामाजिक प्रभाव, उसके प्रयास, नेटफ्लिक्स के इस प्रयासों के बावजूद नेटफ्लिक्स को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ क्षेत्रों में जैसे भारत और मिडिल ईस्ट, नेटफ्लिक्स की सामग्री को सांस्कृतिक सेंसिबिलिटी के खिलाफ माना गया, संवेदनशीलताओं के खिलाफ माना गया था। साल 2020 में क्यूटीज ने बाल यौनिकता, उसको लेकर विवाद पैदा किया। अब क्यूटीज का मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, CUTIES। ये कोई शो कार्यक्रम हुआ होगा, क्यूटीज मैं उसको बोला, क्योंकि मुझे दोस्तों इंग्लिश आता है लेकिन उसका परफेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए CUTIES क्यूटीज, जिसमें बाल यानी बाल अवस्था में होते हैं उनकी यौनिकता को, यौन का मतलब समझते हो, उसको लेकर विवाद पैदा किया, जिसके लिए नेटफ्लिक्स को माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा डाइवर्सिटी की जो उनकी योजनाएं थी, उन योजनाओं को कुछ आलोचकों ने टोकनिज्म के रूप में देखा, जिसके जवाब में नेटफ्लिक्स ने और अधिक पारदर्शी समावेशन पॉलिसी लागू की। पारदर्शी और समावेशन सब कुछ सौंप लेने वाली बातें कि हर प्रकार की जिम्मेवारी उठाकर हम काम करेंगे, कोई दुकानदार हो या कोई भी हो, जिम्मेवारी के साथ काम करना है दोस्तों। हम अगर प्रोडक्ट बेचते ही, कोई भी प्रोडक्ट, कपड़ा हो, घड़ी हो, माइक्रोफोन हो, कुछ भी, हम क्वालिटी देंगे और अच्छी प्रोडक्ट देंगे, सच बोलेंगे कि भैया मेरी प्रोडक्ट मैंने इतने में खरीदी है, मैं इस पर 20 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, कीमत में कोई फेरफार नहीं होगा। बस इतनी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ काम करो दोस्तों। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता के साथ किया हुआ काम अच्छे परिणाम देता है। और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैंने ये मिशन हाथ लिया है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। पूरी दुनिया की कंपनियां कैसे चलती है, वो एक साधारण आदमी को, और वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो कोई माँ की कोख से बिजनेस सीख कर नहीं निकले थे दोस्तों, उन्होंने भी दुनिया से सीखा है। इसलिए आपको इन सारी आईलुक्स में जो कंपनीज पर मैं लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद हम बायोग्राफी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम महानुभावों की बायोग्राफी लेकर आएंगे। तो इसमें आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी दोस्तों। हर नया स्टार्टअप, जैसे इनको $40 का ब्लॉकबस्टर को जुर्माना देना पड़ा रीड हेस्टिंग्स को, और उन्होंने नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी और रिवॉल्यूशन लेकर आ गए। इस तरह दोस्तों जब ठोकर मिलती है, वहां से इनोवेशन शुरू करता है। और हर पॉइंट, जीवन का हर पॉइंट बिजनेस का पॉइंट है दोस्तों। अगर कला होनी, आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपदा को अवसर में तब्दील करने की कला होनी चाहिए। अब दोस्तों नेटफ्लिक्स के प्रभाव और उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं हम, तो नेटफ्लिक्स की डाइवर्सिटी और सामाजिक प्रभाव की जो उनकी योजना, उन्हें सांस्कृतिक एक कंपनी को एक कल्चरल पावर बना दिया। साल 2022 में कंपनी ने 117 एमई एनरोलमेंट हासिल किए, जिसमें से कई एनरोलमेंट तो डाइवर्सिटी की से रिलेटेड कहानियों से मिले थे उनको। कंपनी के वर्कफोर्स ने डाइवर्सिटी में, कंपनी का जो वर्कफोर्स है, कर्मचारी विभाग है, उसमें भी डाइवर्सिटी ने क्रिएटिविटी को बढ़ाया, जिसमें ब्रिजर्टन
और नेवर हैव आई एवर जैसे शो बनाए। क्रिएटिविटी, मैंने एक गूगल वाले आई बुक, गूगल सक्सेस स्टोरी पर आई बुक बनाई है, उसमें मैंने बताया कि 15 नहीं 20% टाइम कर्मचारी को अपने पर खर्च करना है। ऐसे उन्होंने पॉलिसी रखी, नीति रखी कि 20% का टाइम कर्मचारी अपने पर खर्च करेगा, अपनी क्रिएटिविटी पर, जिससे नए इनोवेशन आने लगे, इनोवेशन को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से कंपनी के वर्कफोर्स में भी डाइवर्सिटी, विविधता, जिसने क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया, जिसने ब्रिजर्टन और नेवर हैव आई एवर जैसे शो बनाए। पर्यावरण के प्रयासों ने नेटफ्लिक्स को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी में लीडर बना दिया। साल 2023 में कंपनी को फोर्ब्स की सबसे भरोसेमंद कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों 11वें चैप्टर का कंक्लूजन निकालते हैं। नेटफ्लिक्स के सामाजिक प्रभाव और विविधता यानी डाइवर्सिटी के प्रति समर्पण ने इसे एक केवल स्ट्रीमिंग सर्विस से अधिक कुछ अलग ही बना दिया। इसने वैश्विक कहानियों को सामने लाया और सामाजिक बदलाव को प्रेरित किया। प्रेरणा से समाज का बदलाव आता है दोस्तों, भाषण देने से नहीं आता है। अब अगले अध्याय में हम नेटफ्लिक्स की भविष्य की दृष्टिकोण यानी विजन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंटरटेनमेंट को फिर से परिभाषित करने की इसकी योजनाओं की कहानी का पता लगाएंगे। दोस्तों मैं हर कंपनी पर आई बुक लेकर आऊंगा, हर महानुभाव की बायोग्राफी लेकर आऊंगा, उसके बाद हर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन और कल्चर के बारे में लेकर आऊंगा, और हर मैं हिस्ट्री, हर प्रकार के सेक्टर में मैं चाहता हूं कि दुनिया की हर किताब, हर पुस्तक दुनिया का, और दूसरे भी नए बनाएंगे, हम लिखेंगे जो ट्रेंडिंग में विश्व घटनाक्रम चलता है उसके हिसाब से हम किताबें बनाएंगे, लिखेंगे और आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर। आजकल हम यूट्यूब पर करते थे, आने वाले भविष्य में हो सकता है हम एक अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन मेरा बैनर भी आपने शायद देखा होगा, तो चैनल का नॉलेज माइनिंग, हम नॉलेज माइनिंग करते हैं, क्योंकि नॉलेज, मैंने ये कहता हूं कि एक ही आदमी के पास दुनिया का सारा ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपने अपने सेक्टर का, कोई हिस्ट्री में काम करता है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई इकोनॉमी में काम करता है, कोई नेचर के प्रति काम करता है, कोई साइंस में काम करता है, तो हर प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा, हर प्रकार की जो लाइब्रेरी होती है, साइंस की लाइब्रेरी मिलेगी आपको, हजारों की तादाद में कंटेंट लाइब्रेरी में, कुछ वीडियो बुक उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों अब 12वां चैप्टर शुरू करते हैं। जुड़े रहना दोस्तों, टाइम थोड़ा लगेगा, अभी मैं अकेला हूं, आने वाले समय में टीम बनाऊंगा और हर दिन मैक्सिमम और मिनिमम दो बुक हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्री बुक शुरू करेंगे। लेकिन अभी मैं अकेला हूं तो एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा कोई अभी इनकम नहीं होती है यूट्यूब से, तो दूसरा काम खेती का काम करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों खुद करता हूं जब टाइम मिलता है। लेकिन ये मिशन मैंने जिम्मेवारी के साथ हाथ लिया है, जितना होगा उतना कर पाऊंगा तो करूंगा, और बाकी ऊपर वाले की इच्छा। तो दोस्तों वो 12वां चैप्टर नेटफ्लिक्स की भविष्य की दृष्टि यानी भविष्य की योजना है, विजन और व्यापक विजन भी व्यापक। तो नेटफ्लिक्स ने 1997 में एक डीवीडी बाय मेल सर्विस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, और 2025 तक कंपनी 301.6 मिलियन कस्टमर के साथ दुनिया की लीडर स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका था दोस्तों। लेकिन मूल सामग्री, वैश्विक एक्सपेंशन और इनोवेशन ने इसे मनोरंजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जायंट कंपनी बनाया। लेकिन नेटफ्लिक्स की नजर भविष्य पर टिकी रही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, लाइव स्ट्रीमिंग और दुनिया की लोकल मटेरियल, उसके इन सारे चीजों के साथ कंपनी ने मनोरंजन के भविष्य को फिर से परिभाषित करने की योजना पर काम शुरू किया। अब इस अंतिम लास्ट चैप्टर में हम नेटफ्लिक्स की भविष्य की दृष्टि यानी विजन और इसकी स्ट्रेटेजी और समाज पर इसके प्रभाव की कहानी को उजागर करते हैं। तो लास्ट चैप्टर का पहला मुद्दा नेटफ्लिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट। नेटफ्लिक्स ने एआई को अपनी भविष्य की स्ट्रेटेजी का केंद्र बनाया दोस्तों, और कंपनी पहले से ही अपनी सिफारिश प्रणाली यानी रिकमेंडेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती रही है, जो 80% से अधिक व्यूअर ऑप्शन को संचालित ऑपरेट करती रही। साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने एआई रिसर्च में 500 मिलियन यानी $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया, जिसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग शामिल था। अब ये टेक्नोलॉजी पर्सनल रिकमेंडेशन को और ज्यादा एडवांस करती थी,
जैसे कि दर्शकों की भावनाओं के आधार पर सामग्री का रिकमेंडेशन करना, सुझाव देना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सामग्री निर्माण में किया जा रहा था, जैसे स्क्रिप्ट विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और प्रोडक्शन कॉस्ट में अनुकूलन साधना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है और जब मूवी बनती है, टीवी शो बनता है और अब रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर नहीं चलता है, तो रिस्की धंधा है ये। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्क्विड गेम्स के सीजन 2 इसके लिए व्यूअर डिमांड का अनुमान लगाने में मदद की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने मदद स्क्विड गेम के दूसरे सीजन की अनुमान लगाया गया कि व्यूअर अब स्विच कर जाएंगे इस टीवी शो से या यहाँ पर खत्म कर देंगे हम, इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया। तो ये था नेटफ्लिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेटफ्लिक्स के लिए मेटावर्स और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। तो नेटफ्लिक्स मेटावर्स में एक्सपेंशन को एक बड़े अवसर के रूप में देखा। नेटफ्लिक्स ने 2022 में कंपनी ने स्ट्रेंजर थिंग्स और ब्रिजरटन भी कहा जाता है, ब्रिजरटन कंप्लीट नाम है ये इस तरह के शो आधारित वर्चुअल रियलिटी, जो मैंने फेसबुक वाली कंपनी में बताया है उस आई बुक में, तो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की शुरुआत की उन्होंने। ब्रिजरटन और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो पर आधारित वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस का उन्होंने शुरुआत की। साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने मेटावर्स डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। $1 बिलियन, कितने? $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया नेटफ्लिक्स ने मेटावर्स डेवलपमेंट के लिए। तो मेटावर्स में गेमिंग स्टूडियो और AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी आती है, और VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आती है। तो इन सारे स्टार्टअप्स के एक्विजिशन भी शामिल थे उस 1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने वो भी खरीदे थे। इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ खरीदा हो या कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हो, पार्टनरशिप की हो। तो इसका टारगेट इंटरैक्टिव दुनिया बनाना था, जहां दर्शक अपनी पसंदीदा मतलब मनपसंद सीरीज के पात्रों के साथ बातचीत भी कर सके। ऐसा वो लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अब एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस देने के लिए ये सब कुछ कंपनी काम कर रही है। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक स्ट्रेंजर थिंग्स का एक VR गेम प्रशंसकों के वॉकिंग्स की दुनिया में ले जाता है। वर्चुअल रियलिटी गेम प्रशंसक जो उनके दर्शक होते हैं उनको वॉकिंग्स की दुनिया में ले जाता है। नेटफ्लिक्स का टारगेट 2030 तक मेटावर्स को अपनी सर्विस का एक अभिन्न हिस्सा बनाना था। उन्होंने टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें मेटावर्स पूरी की पूरी सर्विस उस पर बनानी है वर्चुअल रियलिटी में। तो नेटफ्लिक्स ने लाइव स्ट्रीमिंग और इवेंट्स की बात करें उस मुद्दे की, तो नेटफ्लिक्स लाइव स्ट्रीमिंग को एक नए विकास क्षेत्र के रूप में देख रहा था। 2023 में नेटफ्लिक्स कप, एक लाइव गोल्फ टूर्नामेंट जिसने खेल और मनोरंजन के मिश्रण को प्रेजेंटेशन किया था। साल 2024 में कंपनी ने संगीत जो म्यूजिक समारोह होते हैं वो और स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल को लाइव स्ट्रीम करने की योजना बनाई थी। नेटफ्लिक्स ने WWE जैसे खेल संगठनों के साथ पार्टनरशिप की ताकि लाइव खेल मटेरियल को, उस कंटेंट को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ा जा सके। अब ये स्ट्रेटेजी नेटफ्लिक्स को ESPN प्लस और यूट्यूब जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ कंपटीशन करने में सक्षम बना सकती थी। अब दोस्तों यूट्यूब जो जनता चलाती है और ये कंपनी चला रही है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी मेरी बात रखना चाहूंगा। मैं ये सब कुछ अच्छा है, वो एंटरटेनमेंट है और ये यूट्यूब है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन मैंने कहा उसी तरह के मैं ये कह रहा हूं कि हर बुक आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास इतनी एडवांस मजे मारने जैसी टेक्नोलॉजी है, तो दोस्तों क्यों ना डॉक्यूमेंट्री बुक होनी चाहिए। बुक का डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं होना चाहिए, और वही मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। अभी भी मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बैकग्राउंड एक अच्छा रखता हूँ, बस बात करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में अगर मेरे पास टीम होगी तो अच्छे एडिटिंग, अच्छी अट्रैक्टिव एनिमेशन और अच्छा बनाकर हम बताएंगे और आपको सीखने को भी मिलेगा। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बुक से क्या सीखने को मिलता है, वो मैं कहने की जरूरत, और हर प्रकार का कोर्स आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों सपोर्ट करना, तब ये वादा पूरा होगा। और इसका फायदा जो मैंने ये विजन आपके साथ शेयर किया, उसका फायदा एक ये है कि सामूहिक जो स्कूल में या कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वो तो अलग है, लेकिन वो घर पर बैठकर भी एजुकेशन ले सकता है बिना पैसे से, मुफ्त में, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट पर चलेगा और यहाँ से वहां से हमारी इनकम जनरेट होगी। और एडवर्टाइज आपको देना है नहीं है कुछ,
और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोई भी किसी भी प्रकार का सीख सकते हो या बुक पढ़ सकते हो, मतलब बुक का वीडियो देख सकते हो। और आने वाले समय में हम AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भी बुक का एक्सपीरियंस देंगे। आगे झूठे देखते हैं कैसा रहता है। तो नेटफ्लिक्स की वैश्विक पहुंच, पूरी दुनिया में पहुंच और लोकल मटेरियल। तो नेटफ्लिक्स 2025 तक 350 मिलियन कस्टमर को टारगेट कर रहा था, जिसमें लोकल मटेरियल निरंतर उसमें इन्वेस्टमेंट शामिल रहा, लोकल मटेरियल बनाने में, लोकल कंटेंट बनाने में। भारत में कंपनी ने हीरा मंडी और मिसमैच्ड जैसे टीवी शो के साथ विस्तार करने लगी कंपनी, जबकि अफ्रीका में ब्लड एंड वाटर, वो बहुत चीज दोस्तों, ब्लड एंड वाटर, आप सोचो वहां पर पानी की थोड़ी कमी है तो ब्लड एंड वाटर कितना अच्छा शो बनाया। इस तरह के प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगी कंपनी। साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने 50% नॉन इंग्लिश सामग्री का टारगेट रखा, जो पूरी दुनिया के दर्शकों की विविधता, डायवर्सिटी को दर्शाता था। अब कंपनी ने लोकल प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जैसे भारत में YRF और कोरिया में CJENM, उनके स्टूडियोज हुए होंगे, उनके साथ पार्टनरशिप, आप गूगल करने ना ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं। अब नेटफ्लिक्स के सामने चैलेंजेस, चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। तो नेटफ्लिक्स को भविष्य में रेगुलेशन, जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं सरकारी संगठन या सरकारी विभाग, रेगुलेट कॉर्पोरेट रेगुलेटर जो होते हैं हर देश में होते हैं वो, और कंपटीशन की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो उनकी स्ट्रेटेजी का मामला है, वो किस प्रकार से काम करते हैं। दूसरी चीज है डेटा प्राइवेसी नियम, जैसे यूरोप का GDPR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सीमित कर रहे हैं नेटफ्लिक्स में भी। अब मेटावर्स और लाइव स्ट्रीमिंग, मेटावर्स जो भौतिक दुनिया को आभासी वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवाने के लिए है, और लाइव स्ट्रीमिंग में भारी इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा है, क्योंकि वहां पर नियम कानून, दूसरी ओर सफलता असफलता, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है लेकिन जोखिमों से भरा हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी प्रारंभिक अवस्था में है दोस्तों। AR और VR जो मैंने बताया, मेटावर्स वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा डिज्नी प्लस और अमेजन जैसे, अमेजन प्राइम वीडियो आते हैं ना, वो इस तरह के कंपटीटर्स अपनी सामग्री और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे। फिर भी नेटफ्लिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी और डेटा ऑपरेटेड सामग्री इसे मजबूत बनाए रखती है। अब दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं, पूरी बुक के कंक्लूजन पर। नेटफ्लिक्स की भविष्य की दृष्टि टेक्नोलॉजी और कहानी कहने की मिश्रण पर आधारित है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और लाइव स्ट्रीमिंग में इसका इन्वेस्टमेंट और वैश्विक लोकल सामग्री पर ध्यान देना नेटफ्लिक्स को मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीडर बनाए रखेंगे, ऐसी संभावना है। अब नेटफ्लिक्स की यात्रा इनोवेशन, कस्टमर और सभी के साथ अनुकूलन और सामाजिक प्रभाव की कहानी थी दोस्तों, जो इसे डिजिटल युग का नेतृत्व करता, इनोवेशन करता, नेतृत्व करता बनाती है, लीडर बनाती है दोस्तों। रीड हेस्टिंग्स को अब थोड़ा सीखने का इसका कंक्लूजन मिल रहा है, लास्ट पॉइंट है। रीड हेस्टिंग्स को DVD देरी से लौटाने पर $40 का जुर्माना देना पड़ा था, जो मैंने शुरू में बात रखी थी। बाद में रीड हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स की स्थापना की और मैंने आपके नेटफ्लिक्स की विरासत बताई, पूरी की पूरी कथा सुनाई आपको, शुरुआत कैसे हुई, सब कुछ, स्ट्रेटेजी, सब कुछ। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि स्टार्टअप्स की शुरुआत प्रॉब्लम सोल्व करने से स्टार्ट होती है, और वो स्टार्टअप एक दिन पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। इस तरह दोस्तों आपको जो आइडिया है, ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया की भलाई के लिए है, तो इससे पैसा कैसे कमाया जाए वो सोचो, और जब आपको मिल जाए निकल पड़ो, रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, और समाज को, दुनिया को कुछ दो। ऐसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होगा, दुकान चलाने से कुछ नहीं होगा। देश की अगर इकोनॉमी मजबूत करनी है तो बिजनेस का एनवायरनमेंट पैदा करना होगा, और इसके लिए मैंने मेरे दम पर जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन जुड़े रहना दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़े बनो। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।